अब अच्छा क्वेश्चन आया है, पहला क्वेश्चन जो हमें पढ़ना है ढंग का वो है व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ ई कॉमर्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ ई कॉमर्स। ठीक है, चलो पहला कंपोनेंट है यूजर। आपको भी पता है ई कॉमर्स में यूजर कौन है। देखो, दिस में भी इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन और एनी बॉडी यूजिंग द ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म। तो flipkart.com अगर कोई आप यूज करे तो यू आर द यूजर। ठीक है, तो यूजर कौन है? इंडिविजुअल हो सकता है, ऑर्गेनाइजेशन, जो भी बंदा कोई भी ई कॉमर्स के पोर्टल को, प्लेटफॉर्म को एक्सेस कर रहा है वो यूजर हो गया। तो ये कंपोनेंट है पहला। ठीक है, दूसरा है वेंडर। वेंडर कौन हो गया? Amazon.com, Flipkart.com, www.edulounge.in, जहां से आपने क्लासेस परचेज किया वो भी तो कौन हो गया? पोर्टल वेंडर। सो ई कॉमर्स वेंडर्स रेफर टू द एंटिटी दैट प्रोवाइड्स द रिक्वायर्ड गुड्स एंड सर्विसेज टू द यूजर्स। फॉर एग्जाम्पल Flipkart.com, फॉर एग्जाम्पल Edulounge.in, ये सब कौन हो गए? वेंडर। आपने सामान खरीदा या खरीदने वाले हो, आपने प्लेटफॉर्म एक्सेस किया तो यू आर दी यूजर। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट है टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर। ये तीसरा कंपोनेंट है। भैया Flipkart.com है तो ऐसे ही सामान थोड़ी बेच रहे, दे हैव एन होल बंच ऑफ टेक्नोलॉजी एसोसिएटेड विद देयर पोर्टल www.flipkart.com। तो सर क्या क्या टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो हम देखते हैं। टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर रेफर्स टू सर बहुत सारे कंप्यूटर्स होंगे, सर्वर्स होंगे, डेटाबेस, याद है कंप्यूटर तो आप जानते हो, सर्वर थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे, डेटाबेस, मोबाइल एप्स भी आजकल चाहिए, डिजिटल लाइब्रेरीज दैट एनेबल ई कॉमर्स ट्रांजैक्शंस, ई कॉमर्स, ये सब चीज अभी आपको पढ़ना है इन डिटेल। अभी तो हम सिर्फ कंपोनेंट्स देख रहे हैं। आप देखो वेंडर वाला जो कंपोनेंट है पॉइंट 2, उसके पास एक स्टार मैंने लगाया हुआ है। ठीक है, वो इसलिए लगाया हुआ है क्योंकि इस वेंडर वाला काम को आपको यहाँ डिटेल में पढ़ना है, रोल ऑफ ई कॉमर्स वेंडर्स। ठीक है, इसीलिए मैंने यहाँ पे एक स्टार लगाया हुआ है। ये जो पॉइंट 2 है इसको हम लोग इलैबोरेट करके यहाँ पे पढ़ने वाले। और सिमिलरली जो टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, यहाँ एक हैश लगा दो, ये हमें पढ़ना है नेक्स्ट टॉपिक में अपना। देखो टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर इन ई कॉमर्स, हम यहाँ पे इसको डिटेल में पढ़ने वाले हैं। क्लियर है? तो ये जो कंप्यूटर, डेटाबेस, सर्वर, ये सारा चीज अभी इनके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, एक बार फिलहाल सिर्फ कंपोनेंट्स पढ़ो। सर 3 कंपोनेंट क्या क्या पढ़ लिया? यूजर, कुछ समझाने की जरूरत नहीं है। वेंडर मतलब जिसका पोर्टल है, जो ई कॉमर्स में, बिजनेस में है। तीसरा, क्या क्या टेक्नोलॉजी का रिक्वायर्ड हो सकता है, तो कंप्यूटर होगा, सर्वर होगा, प्रोडक्ट्स का डेटाबेस होगा, मोबाइल एप्स जिसके थ्रू आप शॉपिंग कर सकते हो, डिजिटल लाइब्रेरीज अभी मैं बताऊंगा ये क्या होता है। ठीक है, फिर है इंटरनेट। क्या कोई आप शॉपिंग कर रहे हो तो इंटरनेट मस्ट है या नहीं है? हाउ इज द यूजर गोइंग टू कनेक्ट टू द इंफ्रास्ट्रक्चर, हाउ इज द यूजर गोइंग टू कनेक्ट टू द वेबसाइट, उसको क्या चाहिए होगा? इंटरनेट। क्या आप जबोंग, मिंत्रा, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट ये सबको बिना इंटरनेट एक्सेस कर सकते हो क्या? नहीं जी सर। तो हमें इंटरनेट चाहिए होगा टू सिलेक्ट द प्रोडक्ट, टू मेक अ चॉइस, टू एड इट टू द कार्ट, टू प्लेस द फाइनल ऑर्डर, ये सब के लिए हमें इंटरनेट चाहिए। सो इंटरनेट इज द क्रिटिकल एनेबलर फॉर ई कॉमर्स। सर ई कॉमर्स इंटरनेट बिना चलना मुश्किल है। इंटरनेट इज द क्रिटिकल एनेबलर फॉर ई कॉमर्स। इंटरनेट कनेक्टिविटी इज इंपॉर्टेंट फॉर एनी ई कॉमर्स ट्रांजेक्शंस टू गो थ्रू। ठीक है, द फास्टर नेट कनेक्टिविटी लीड्स टू बेटर ई कॉमर्स। और आजकल तो 4G ये सब का जमाना है। मेनी मोबाइल कंपनीज इन इंडिया हैव लॉन्च्ड 4G सर्विसेज। तो शॉपिंग अल्टीमेटली और फास्ट और अच्छा एक्सपीरियंस हो जाता है। सर 4 पॉइंट हो गया। ठीक है, फिफ्थ इज वेब पोर्टल। वेब पोर्टल का मतलब वेबसाइट जो है, वेबसाइट मतलब जैसे आप www.flipkart.com पे जाते हो तो आपको जो स्क्रीन दिखता है दैट इज बेसिकली द वेबसाइट। हम वेब पोर्टल उसको बोल सकते हैं। वेब पोर्टल प्रोवाइड्स द इंटरफेस थ्रू विच एन इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन शैल परफॉर्म ई कॉमर्स ट्रांजैक्शन। इंटरफेस मतलब द वे यू कनेक्ट। तो फ्लिपकार्ट का इंटरफेस आ गया, आपके वहां पे बहुत सारे ऑफर्स दिख रहे हैं, आपके पास सर्च का बटन है, वहां पे आप अपना प्रोडक्ट लिख के सर्च दबा सकते हो। तो दिस इज इंटरफेस। ठीक है, अब एक चीज ध्यान रखना है, ई कॉमर्स वेबसाइट्स में इंटरफेस प्लेज अ रियली बिग रोल। बहुत सिंपल अच्छा इंटरफेस होने से ना शॉपिंग एक्सपीरियंस आपका अच्छा रहेगा। अब जैसे www.edulaunch.com में बहुत शॉपिंग एक्सपीरियंस अगर मैं कॉम्प्लेक्स बना देता तो आप वेबसाइट विजिट ही नहीं करते, आपको लगता था बड़ा डेंजरस काम है ये। सो आर इंटेंशन इज टू मेक द इंटरफेस इज बेसिकली व्हाट, हाउ यू कनेक्ट टू द सिस्टम। ये बहुत ज्यादा सिंपल होना चाहिए। प्रोडक्ट दिखा, क्लिक किया, ऐड टू कार्ट, कितने प्रोडक्ट्स चूज करने 1 2, वो सब इजी इंटरफेस है बेसिकली। ठीक है, सो वेब पोर्टल प्रोवाइड्स द इंटरफेस थ्रू विच एन इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन शैल परफॉर्म ई कॉमर्स ट्रांजैक्शन। वर्ड ध्यान रखना प्लीज, वेब पोर्टल में पहला वर्ड इंटरफेस। इट इज द एप्लीकेशन थ्रू विच यूजर इंटरैक्ट्स विद द, ये वो चीज है जिसके कारण यूजर इंटरैक्ट कर सकता है विद द ई कॉमर्स वेंडर। ठीक है,
दीज वेब पोर्टल्स कैन बी एक्सेस थ्रू, आपको ये बात पता है, आप डेस्कटॉप से कर सकते हो, लैपटॉप, हैंड हेल्ड कंप्यूटिंग डिवाइसेस, मोबाइल्स एंड नाउ थ्रू स्मार्ट टीवीज ऑल्सो। आजकल तो एंड्रॉइड बेस्ड और ये सब स्मार्ट टीवीज, इंटरनेट एनेबल्ड टीवीज आते हैं, तो आप टीवी में भी बैठ के शॉपिंग कर सकते हो, ठीक है। हाँ, अब ये एक अच्छा पॉइंट है, ये वेब पोर्टल बहुत ज्यादा क्लमजी और भरा हुआ नहीं होना चाहिए। सिंप्लिसिटी एंड क्लैरिटी ऑफ कंटेंट ऑन वेब पोर्टल, कितना अच्छा आपका वेब पोर्टल है, कितना सिंपल है, कितना प्रोडक्ट में क्लैरिटी लेके आ पाता है, मतलब एज इन प्रोडक्ट का प्रॉपर इंफॉर्मेशन ये सब दिया हुआ है, नहीं उससे इट इज डायरेक्टली लिंक टू द कस्टमर एक्सपीरियंस ऑफ बाइंग अ प्रोडक्ट ऑनलाइन। अब आप एक प्रोडक्ट देख रहे हो, फोटो उसमें लिखा हुआ है नॉट अवेलेबल, प्रोडक्ट का उतना इन्फॉर्मेशन कुछ भी नहीं दिया हुआ, तो मतलब हम बोलेंगे कि अच्छा इंटरफेस नहीं डेवलप हुआ या बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मिसिंग है, तो दैट इज नॉट गोइंग टू एनेबल यू या हेल्प यू इन मेकिंग अ डिसीजन वेदर यू शुड बाय द प्रोडक्ट और नॉट। तो इंटरफेस रियली प्लेज अ मेजर रोल, फाइन। सो ई कॉमर्स वेंडर्स सी पुट a lot of money and effort in this aspect. They keep and that this is basically an evolving process. ये जो पोर्टल बनाते हैं ना, दे कीप ऑन इन्वेस्टिंग मोर एंड मोर मनी सो दैट वो पोर्टल और बेनिफिट और कस्टमर्स तक बेनिफिट पहुंचा पाए, और सिंपल हो और इंटरैक्टिव बने, एंड कस्टमर शुड रियली एंजॉय कमिंग टू दी पोर्टल, तभी शॉपिंग एक्सपीरियंस मजेदार होगा, फाइन। सो वेब पोर्टल भी हमारा काम हो गया। ये तो था वेंडर। वेंडर और वेब पोर्टल में क्या फर्क है? वेंडर हो गया flipkart.com, लेकिन तुम flipkart.com को एक्सेस करोगे कैसे? थ्रू दी पोर्टल, और वो पोर्टल को एक्सेस करने के लिए आपको क्या चाहिए? इंटरनेट, ठीक है। तो व्हाट इज पोर्टल? इंटरफेस वर्ड ध्यान रखना है, एप्लीकेशन वर्ड ध्यान रखना है, ओके। और लास्ट पॉइंट है भैया, पेमेंट। सामान खरीदोगे, पेमेंट तो कैसे करोगे? पेमेंट गेटवे भी होना पड़ेगा। पेमेंट का गेटवे ये क्या होता है मैं आपको बताता हूं। पेमेंट गेटवे रिप्रेजेंट्स द वे ई कॉमर्स या एम कॉमर्स वेंडर्स कलेक्ट देयर पेमेंट। तो पेमेंट गेटवे क्या होता है? देखो, आज जैसे edulons.in है, उसका खुद का इतना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना कि खुद का इंफ्रास्ट्रक्चर की हम पेमेंट कलेक्ट कर सकते हैं, फिर एडुलॉन्च के अकाउंट में डाल सकते हैं, बहुत बड़ा चीज है ये। तो ऑलरेडी कई सारे बैंक्स का पेमेंट गेटवे होता है, आईसीआईसीआई का है, एक्सिस बैंक का है। तो गेटवे इज एन इंफ्रास्ट्रक्चर विच दे हैव मेड। हम उसको क्या करते हैं? यूज करते हैं, एंड वी पे फॉर दैट गेटवे। तो अगर आप देखो कई सारे वेबसाइट्स में, हमारे इंस्टीट्यूट के वेबसाइट में भी अगर आप कोई चीज का पेमेंट करना चाहते हो, तो वो जैसे आप पेमेंट का बटन क्लिक करते हो तो वो लिखा हुआ आता है रीडायरेक्टिंग यू टू आईसीआईसीआई पेमेंट गेटवे या एक्सिस बैंक का पेमेंट गेटवे। तो पेमेंट गेटवे बेसिकली एक इंफ्रास्ट्रक्चर है, एक इंटरमीडिएरी है बिटवीन द वेंडर एंड द कस्टमर। पेमेंट गेटवे ऑन बिहाफ ऑफ वेंडर कलेक्ट्स पेमेंट फ्रॉम द कस्टमर, और कस्टमर से पेमेंट कलेक्ट करने के बाद वेंडर को ट्रांसमिट कर देता है, ट्रांसफर कर देता है, ठीक है। सो प्रेजेंटली न्यूमरस मेथड्स ऑफ पेमेंट्स बाय यूजर्स, बाय बायर्स टू सेलर्स आर बीइंग यूज्ड। मेथड्स ऑफ पेमेंट को भी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर है ना, 4B जो चैप्टर है, हम उसमें यही पढ़ेंगे कि आज के दिन कौन से मेथड्स ऑफ पेमेंट चल रहे हैं, व्हाट वेर दी ओल्ड मेथड्स ऑफ पेमेंट, न्यू मेथड्स क्या क्या, ठीक है। तो आपको पता है आजकल ऑनलाइन बैंक पेमेंट्स हो रहा है, वॉलेट के थ्रू हो रहा है, पेटीएम ये सब कर सकते हो, यूपीआई एप्स के थ्रू हम यूज कर सकते हैं, जैसे भीम बोल के ऐप है, सब हम पढ़ेंगे, इसका टेंशन मत लो। ये चैप्टर 4B ही पूरा इसके ऊपर है, बहुत छोटा सा कंसेप्ट है, फाइन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वी आर डन विथ कि व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ ई कॉमर्स। सर वापस सुन लो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 6 मार्क के लिए डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। पहला कंपोनेंट मैंने बताया यूजर। यूजर वो होगा जो ई कॉमर्स वेबसाइट प्लेटफॉर्म को एक्सेस करने वाला है। दूसरा वेंडर। वेंडर मतलब किस 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 वेबसाइट को आप एक्सेस करो, जैसे फ्लिपकार्ट इज अ वेंडर। अब फ्लिपकार्ट का खुद का पोर्टल होगा, उसी को आप एक्सेस कर पाओगे। तो www.flipkart.com में जो पोर्टल है, जो एप्लीकेशन है, जो इंटरफेस है, वो हमारा क्या हो जाएगा? दैट इज गोइंग टू बी वेब पोर्टल, ठीक है। फिर सर ये वेंडर्स को ये वेब पोर्टल रन करने के लिए दे नीड कंप्लीट इंफ्रास्ट्रक्चर। तो टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर में कंप्यूटर्स होते हैं, सर्वर होते हैं, कई सारा डेटाबेस होगा प्रोडक्ट का, डिजिटल लाइब्रेरी होगा। ये क्या होता है मैं आपको समझाऊंगा। हो सकता है उनको मोबाइल एप्स भी आपको देना पड़े, सभी का है ना, flipkart.com और अमेजॉन ये सब का, ठीक है। चलो, इन पोर्टल से कनेक्ट करने के लिए आपको इंटरनेट हर बार चाहिए होगा। आपको जो भी प्रोडक्ट समझ में आता है, आपको उसको खरीदने के लिए वी नीड टू हैव सम पेमेंट गेटवे ऑल्सो। सो ऑल इन ऑल वी हैव 6 कंपोनेंट्स ऑफ ई कॉमर्स। आप बहुत इंपॉर्टेंट, फिर सुन लो, यूजर, वेंडर, टेक्नोलॉजी, इंटरनेट, वेब पोर्टल और पेमेंट गेटवे, ठीक है। चलो, पीछे क्वेश्चंस रहेगा प्रैक्टिस क्वेश्चन में, चलो एक बार हम लोग देख भी लेते हैं।
ये रहा सर। व्हाट इज ई कॉमर्स हमने कर लिया। व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ ई कॉमर्स, आपने 3 एरियाज में बेनिफिट्स पढ़े। बेनिफिट्स टू बिजनेस एंटिटीज, बेनिफिट्स टू कंज्यूमर्स और बेनिफिट्स टू अदर्स हमने बोल के पढ़ा, ठीक है। डिफरेंशिएट बिटवीन ट्रेडिशनल कॉमर्स वर्सेस ई कॉमर्स, सर आपने 8 डायमेंशंस पढ़े और अंदर तो आप ऐसे ही लिख पाओगे, डायमेंशंस को याद रखना। व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ ई कॉमर्स, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सर। 6 कंपोनेंट्स आपने पढ़े, वो अभी हमने देख ही लिया, ठीक है। चलो हाँ, अब यही कंपोनेंट्स को हमें एक आध कंपोनेंट को डिटेल में पढ़ना है। जैसे जो वेंडर रिलेटेड कंपोनेंट है, वेंडर का जो कंपोनेंट है उसका भी हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, और टेक्नोलॉजी का हम उसके बाद पढ़ेंगे, ठीक है। बहुत ही इजी है। बोल रहा है कि व्हाट कैन बी द रोल ऑफ ई कॉमर्स वेंडर्स, मतलब flipkart.com का क्या रोल है, amazon.com, इन लोग ई कॉमर्स के वेंडर्स है, तो इनका क्या रोल है वो अभी हमें पढ़ना है, ठीक है। सबसे पहला रोल है सप्लायर मैनेजमेंट। सबसे पहला रोल है सप्लायर मैनेजमेंट। नाउ ट्राई एंड अंडरस्टैंड। अब जैसे amazon.com है ना, वो सारे प्रोडक्ट्स खुद से नहीं बेचता, ये बात आपको शायद पता है। There are lot of suppliers, there are lot of small players who get themselves affiliated with amazon.com. They get their products listed on amazon.com and उनका प्रोडक्ट्स भी डिस्प्ले करता है अमेजॉन, ठीक है। एज कोई एक पोटेंशियल कस्टमर या कंज्यूमर हो सकता है प्रोडक्ट को चूज करे, तो वो सप्लायर आपको प्रोडक्ट भेजता है, ना कि अमेजॉन डायरेक्टली, ठीक है। अब अमेजॉन को ये देखना है कि वो हर कोई सप्लायर को अपने पोर्टल में आने ना दे, क्योंकि रेप्यूटेशन अमेजॉन का जाएगा इफ द सप्लायर इज नॉट एबल टू फुलफिल योर नीड्स। वो पता चला पेमेंट ले लिया, गुड्स ही नहीं भेजा, या डिलीवरी किया तो बेकार डिलीवरी मेथड से आपको भेजा, प्रोडक्ट 7 दिन के जगह 20 दिन हो गए, अभी तक आपको मिला ही नहीं, ये सब चक्कर रहेगा, प्रोडक्ट डिफेक्टिव रहा। तो amazon.com, फ्लिपकार्ट का एक मेजर काम क्या है कि जो भी सप्लायर्स उनके साथ एसोसिएटेड होंगे ना, वो बहुत अच्छे होने चाहिए। तो उन लोग थॉरो एक असेसमेंट करते हैं उस सप्लायर के बारे में, और उसके बाद वो पोर्टल में अपना प्रोडक्ट को बेच सकता है। तो क्या है देखो, सप्लायर मैनेजमेंट में ई कॉमर्स वेंडर्स नीड टू एंश्योर दैट दे हैव द राइट नंबर एंड टाइप ऑफ सप्लायर्स फॉर वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज। तो भैया सप्लायर का अच्छा नंबर, राइट नंबर ऑफ सप्लायर्स एंड राइट टाइप ऑफ सप्लायर्स हमारे पास होने चाहिए। हर प्रोडक्ट का कैटेगरी के हिसाब से सप्लायर होना चाहिए। फिर सप्लायर ऐसे डायरेक्टली बेच नहीं सकता, सप्लायर रजिस्टर विद देम टू मॉनिटर द सप्लाई चेन, उनको रजिस्टर करना पड़ेगा। फिर उन लोग ये देखते हैं कि सप्लायर हैज एनफ रेप्यूटेशन इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी, टाइमलीनेस एक्सेट्रा। तभी आप देखो ना amazon.com ये सब पे रेटिंग्स रहता है कि ये हमारा स्टार सप्लायर है, हर सप्लायर का रेटिंग रहता है, रिव्यूज रहता है, तो आपको वो रेटिंग रिव्यूज देख के ही प्रोडक्ट को लेना चाहिए। सप्लायर्स आर फाइनेंशियली एंड ऑपरेशनली सेफ टू डील विथ, ये सारा कुछ पॉइंट्स हमें देखना होता है, ठीक है। तो ई कॉमर्स वेंडर का सबसे पहला रोल, सबसे पहला काम क्या कि उनके सप्लायर्स अच्छे होने चाहिए, बिकॉज पूरा गुडविल उनका उस पर डिपेंड करता है। सप्लायर्स अच्छे नहीं हुए तो अल्टीमेटली कस्टमर तो amazon.com को ही गाली देगा, ठीक है। तो सप्लायर्स का थॉरो असेसमेंट वो करते हैं, उनको ये देखना होता है कि हमें कितना नंबर ऑफ सप्लायर्स चाहिए, किस टाइप का सप्लायर्स चाहिए, क्या सप्लायर का प्रॉपर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस हुआ या नहीं, सप्लायर पे कांस्टेंट मॉनिटरिंग वो रखते हैं कि टाइमली गुड्स भेज रहा है या नहीं, रिव्यूज का सिस्टम है या नहीं, और सप्लायर जो भी है फाइनेंशियली ऑपरेशनली वो साउंड भी होना चाहिए, ठीक है। तो रोल ऑफ ई कॉमर्स में सबसे पहला पॉइंट हो गया सप्लायर मैनेजमेंट। अब दूसरा काम जो ई कॉमर्स वेंडर का होता है ना, वो ये होता है कि इतने सारे जो प्रोडक्ट्स है उसका प्रॉपर वेबसाइट पे डिस्प्ले हो। आप अगर ब्लैक जीन्स सिलेक्ट करें तो ब्लैक जीन्स पूरा का पूरा कितना भी उनके पास अवेलेबल है स्टॉक में, वो सब यहाँ पे आपको ऑप्शंस दिखने चाहिए। तो प्रोडक्ट का लिस्टिंग, प्रोडक्ट का कैटलॉग बनाते हैं ऑनलाइन, ठीक है। सो प्रोडक्ट कैटलॉग एंड वर्ड क्या है, डिस्प्ले, ठीक है। अब मान लो मैं एक छोटा सा सप्लायर हूं, लेट्स से आई एम सेलिंग माई क्लासेस, लेट्स से आई एम सेलिंग माई क्लासेस ऑन अमेजॉन, ये अमेजॉन है, ठीक है। तो मैं तो कौन हो गया, सप्लायर, ठीक है। अमेजॉन कौन हो गया, वेंडर, ठीक है। अब मैं अपना जो क्लासेस अमेजॉन को दे रहा हूं, तो अमेजॉन का जिम्मेदारी है कि उसको वो प्रोडक्ट को कैसे लिस्टिंग करे, ठीक है, वो मुझे टेंशन नहीं लेना। तो सेकंड काम जो अमेजॉन को करना है, वेंडर को करना है, वो प्रोडक्ट का कैटलॉग और
डिस्प्ले है, ठीक है। तो प्रॉपर डिस्प्ले ऑफ ऑल प्रोडक्ट्स बीइंग सोल्ड बाय द वेंडर इंक्लूडिंग प्रोडक्ट डिटेल्स। प्रॉपर डिस्प्ले में क्या क्या आएगा, एक प्रोडक्ट का डिटेल्स आएगा, टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस आएगा, ये सब जरूरी है। और इससे क्या होगा, बेटर सेल्स कन्वर्जन रेशियो। मैंने आपको एक एग्जांपल अभी थोड़ी देर पहले भी दिया था, अगर एक प्रोडक्ट है उसका फोटो ही नहीं है, उसके नेसेसरी डिटेल्स नहीं है उस प्रोडक्ट का, तो आप प्रोडक्ट नहीं लोगे, तो सेल्स कन्वर्जन रेशियो ज्यादा यहाँ पे नहीं रहेगा। बट अगर एक प्रोडक्ट आप ले रहे हो, जीन्स खरीद रहे हो, उसका प्रॉपर इमेज है, फ्रंट बैक जूम्ड इमेज है प्रोडक्ट का, आपको फैब्रिक का क्वालिटी दिखाने के लिए वॉशिंग इंस्ट्रक्शंस है, ये सारा चीज रहेगा, तो बेसिकली आप प्रोडक्ट को खरीदोगे, ठीक है। सो अ गुड कैटलॉग मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस टू होल कस्टमर एक्सपीरियंस। सो प्रॉपर डिस्प्ले होगा, प्रॉपर कैटलॉग होगा, तो इससे अलग ही कस्टमर एक्सपीरियंस रहेगा, ठीक है। तो 2 पॉइंट हमने क्या पढ़ लिया रोल ऑफ ई कॉमर्स वेंडर में, सर सप्लायर मैनेजमेंट, और दूसरा है प्रोडक्ट कैटलॉग एंड डिस्प्ले। चलो तीसरा है वेयर हाउस ऑपरेशंस। वेयर हाउस ऑपरेशंस, देखो अमेजॉन में ऑर्डर आता है, तो अब मैंने ये बात बोला ना, जैसे मैं यहाँ पे क्लासेस बेच रहा हूँ, लेट्स से मैं सप्लायर हूं, मैं अपना बुक्स बेचना चाहता हूं, तो हो सकता है 2 ऑप्शन रहते हैं। देखो अमेजॉन के पास ऑर्डर आया, तो मैं बुक्स एज अ सप्लायर डायरेक्टली कस्टमर को भेज रहा हूं, या फिर हो सकता है अमेजॉन ने कुछ बुक्स मुझसे लेके उसका वेयर हाउस में रख लिया, और जैसे ही ऑर्डर आता है तो वो वेयर हाउस से खुद से डिस्पैच कर देता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? हो सकता है मेरे कुछ प्रोडक्ट्स अमेजॉन के वेयर हाउस में पड़ा है, तो वहां से भी डिस्पैच हो सकता है। अगर वेयर हाउस में नहीं है तो मैं डायरेक्टली भी कस्टमर को डिस्पैच कर सकता हूं। तो कहने का मतलब जो थर्ड पॉइंट है ना, अमेजॉन एज अ वेंडर, इसका तीसरा रोल क्या है कि इसको पूरे वेयर हाउस को संभालना पड़ता है, वेयर हाउस का ऑपरेशंस को मैनेज करना पड़ता है। तो अमेजॉन के वेयर हाउस में अमेजॉन जो खुद प्रोडक्ट बेचता है वो भी रहेगा, इसके बहुत सारे सप्लायर्स का भी प्रोडक्ट वहां पे प्लेस्ड रहेगा, ठीक है। सो व्हेन अ प्रोडक्ट इज बॉट, इट इज डिलीवर्ड फ्रॉम द वेयर हाउस ऑफ ई कॉमर्स वेंडर। दिस प्लेस इज वेयर ऑनलाइन रिटेलर्स पिक प्रोडक्ट्स फ्रॉम द शेल्फ, पैक them as per customers specifications या standards and prepare those products to be delivered। तो जैसे ही ऑर्डर आएगा तो शेल्फ से आपका प्रोडक्ट तो उठा लिया जाएगा, कस्टमर के स्पेसिफिकेशंस के हिसाब से पैकिंग होगा। जैसे कभी कभी ऑप्शन आपने देखा होगा गिफ्ट पैक का रहता है, 30 रुपीज एक्स्ट्रा, इसको गिफ्ट पैक, तो कस्टमर के स्पेसिफिकेशंस के हिसाब से पैकिंग किया जाएगा एंड उसको डिलीवरी के लिए आगे प्रोसेस करते हैं। दीज ऑपरेशंस हैव बिकम वेरी क्रिटिकल टू द सक्सेस ऑफ द होल ई कॉमर्स बिजनेस। और मैं आपको बता दूं, alibaba.com, amazon.com में अब ये सारा काम पूरा का पूरा ऑटोमेटेड हो गया। ये कौन से रैक से, जो जैसे ही ऑर्डर आया, देयर आर रोबोट्स वर्किंग, कौन से रैक से प्रोडक्ट उठाना है वो रोबोट्स करते हैं और लाके उसको पैकिंग एरिया में छोड़ देते हैं, और पैकिंग एरिया में मैनुअली पैक होता है और आगे डिलीवरी के लिए निकल जाता है। आप अगर चाहो तो कभी गूगल करना अमेजॉन्स वेयर हाउस ऑपरेशंस, या यूट्यूब में आप देखना अलीबाबाज वेयर हाउस ऑपरेशन, सो देयर विल बी ओनली रोबोट्स वर्किंग, सो ऑटोमेशन है उसमें भी, ठीक है। नाउ मेनी ई कॉमर्स कंपनीज आर इन्वेस्टिंग ह्यूज अमाउंट्स ऑफ मनी इन ऑटोमेटिंग द होल वेयर हाउसेस, ठीक है। तो देखो हम रोल ऑफ वेंडर पढ़ रहे हैं, मैंने आपको 3 पॉइंट्स बता दिया। वेंडर को सप्लायर्स को मैनेज करना पड़ता है। दूसरी बात आपको क्या बताया मैंने कि उसको प्रोडक्ट का लिस्टिंग, कैटलॉग या डिस्प्ले रखना पड़ता है। और तीसरा हो गया वेयर हाउस के ऑपरेशंस, ठीक है। फोर्थ, क्या उसको डिफरेंट ऑर्डरिंग मेथड्स भी देना पड़ता है? जी सर, दीज आर द वे कस्टमर कैन प्लेस हिज और हर ऑर्डर। से कैश ऑन डिलीवरी हो गया, इज टुडे द मोस्ट प्रेफर्ड मेथड इंडिया में। बाहर अमेजॉन.com, यूएसए सब में कैश ऑन डिलीवरी का कंसेप्ट ही नहीं है। और अमेजॉन ये सब जब इंडिया में आया तो उन्हें मालूम था भैया कि यहाँ पे तो कार्ड और ये सब को यूज करने वाले लोग ही बहुत कम है। वो तो अभी मोदी जी ने काफी बदलाव ला दिया, लेकिन इसीलिए यहाँ कैश ऑन डिलीवरी का सिस्टम, आप यूएस के अमेजॉन.com पे शॉपिंग करो तो देयर इज नो सिस्टम ऑफ कैश ऑन डिलीवरी देयर, ठीक है। तो डिफरेंट ऑर्डरिंग मेथड्स होगा। सर कैश ऑन डिलीवरी हो सकता है, कभी आपको कोई प्रोडक्ट को ऑर्डर करने में गड़बड़ हो रही है तो आप टेलीफोनिक ऑर्डर्स भी हो सकता है, कई पोर्टल्स एक्सेप्ट करते हैं, आप प्लेस कर सकते हो। जैसे lenskart.com, प्रोडक्ट को आप टेलीफोन के थ्रू भी ऑर्डर प्लेस कर सकते हो, ठीक है। फिर इनको सर शिपिंग एंड रिटर्न्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। पैकिंग होने के बाद प्रॉपर शिपिंग हो गया, आपको शिपिंग का कंसाइनमेंट नंबर अपडेट होता है। अगर कोई प्रोडक्ट समझ में नहीं आया तो फिर से कुरियर पार्टनर वहां जाएगा, प्रोडक्ट आपका पिकअप करेगा। तो ये सारे काम भी वेंडर का टेंशन है, ठीक है। तो शिपिंग इज सप्लीमेंट्री एंड कॉम्प्लीमेंट्री टू द होल वेयर हाउस ऑपरेशंस। फास्ट रिटर्न्स हैव बिकम यूएसपी फॉर मेनी ई कॉमर्स वेंडर्स। जैसे Myntra.com ने बीच में मार्केटिंग किया था,
नो क्वेश्चंस आस्क्ड रिफंड पॉलिसी, रिटर्न पॉलिसी मतलब आप प्रोडक्ट कभी भी जो चाहे रिटर्न करो, दे विल नॉट आस्क यू एनी क्वेश्चन कि क्यों नहीं रखा, साइज छोटा था क्या, बड़ा था क्या, या ऐसा 10 दिन बाद तुम क्यों रिटर्न कर रहे हो, ये सब कुछ भी नहीं. नो क्वेश्चंस आस्क्ड रिटर्न पॉलिसी. सो दिस बिकम्स अ यूएसपी फॉर मेनी ई कॉमर्स वेंडर्स. सो दीज वेंडर्स नीड वेरी इफेक्टिव एंड एफिशिएंट रिटर्न प्रोसेसिंग. तो 2 पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है ओवरऑल पूरे ई कॉमर्स बिजनेस को संभालने के लिए, वो है शिपिंग एज वेल एज रिटर्न्स. ठीक है, ओके. फिर है गारंटी. द गारंटी एसोसिएटेड विद द प्रोडक्ट या सर्विस बीइंग सोल्ड इज जनरली प्रोवाइडेड बाय द प्रोड्यूसर या सप्लायर्स. अब सपोज आप Amazon.com से एक मोबाइल फोन या एक टीवी खरीदते हो, तो Amazon उसका गारंटी नहीं देता. गारंटी कौन दे रहा है? गारंटी तो प्रोडक्ट जिसने बनाया या सप्लायर ही आपको देगा. सोनी का टीवी है तो सोनी कंपनी इज गोइंग टू गिव यू दी गारंटी. मनी बैक गारंटीज, कभी कभी आजकल ऑफर चलता है मनी बैक गारंटी. अगर आप इस प्रोडक्ट से सेटिस्फाइड नहीं हो तो मनी वापस आपका रिटर्न हो जाएगा. तो मनी बैक गारंटीज हेल्प टू जनरेट अ सिक्योरिटी इन कस्टमर्स माइंड दैट इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम्स देयर मनी शैल बी सेफली रिटर्न बैक. तो इससे क्या होता है, एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी रहता है कस्टमर को एंड वो बड़ा प्रोडक्ट भी खरीद लेता है. ठीक है, चलो एक बार फिर से मैं बता देता हूं 6 पॉइंट. टॉपिक हम क्या पढ़ रहे हैं, बड़ा इजी टॉपिक है कि सर रोल ऑफ ई कॉमर्स वेंडर क्या है, और मुझे लगता है इंपॉर्टेंट भी है क्वेश्चन. इसमें 10 पॉइंट है, एग्जाम में 6 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है. ठीक है, क्या पॉइंट्स है सर? सबसे पहला आपको ध्यान रखना सप्लायर मैनेजमेंट, सिर्फ हेड्स पढ़ने से काम हो जाएगा. फिर है प्रोडक्ट कैटलॉग एंड डिस्प्ले का काम है, उसका वेयर हाउसिंग ऑपरेशंस पूरा मैनेज करना है. अलग अलग सर ऑर्डरिंग मेथड्स हो सकते हैं. शिपिंग एंड रिटर्न्स का ध्यान रखना. गारंटी 6 पॉइंट हो गया. ठीक है, उसके बाद हमारे पास लॉयल्टी प्रोग्राम. देखो आज के दिन आप कहीं से भी शॉपिंग करते हो तो आप रजिस्टर करते हो अपना नाम, फोन नंबर, एड्रेस डाल के. फिर आप जब परचेस करते हो तो वो आपको कुछ ना कैशबैक या रॉयल्टी पॉइंट्स देते हैं. फिर वो पॉइंट्स आप नेक्स्ट फर्दर परचेजेस में रिडीम भी कर सकते हो. सो बेसिकली ये लॉयल्टी प्रोग्राम का जो कंसेप्ट है ना, वो इट इज देयर टू मेक अ कस्टमर डू फर्दर परचेजेस. मतलब रिपीटेड परचेजेस आप उसी पोर्टल से करते रहो बोल के आपको लॉयल्टी प्रोग्राम्स देते हैं. अब फॉर एग्जांपल मिंत्रा से आपने शॉपिंग किया, यू हैव 100 रुपीज इन योर लेट्स से क्या उसको बोल सकते हैं हम, लॉयल्टी जो भी पॉइंट्स है. ठीक है, जबोंग में आप नेक्स्ट टाइम शॉपिंग करोगे उससे पहले आप सोचोगे यार वो मिंत्रा में 100 रुपीज पड़े हैं मेरे को, क्यों ना वहां से शॉपिंग करके मैं रिडीम कर लूं. फिर जब आप नेक्स्ट टाइम शॉपिंग करोगे फिर से तुमको पॉइंट्स मिल जाएगा. तो ये एक बेसिकली रिपीटेड परचेजेस आप करते रहे, उसका एक हमारा स्ट्रैटेजी होता है. ठीक है, तो लॉयल्टी प्रोग्राम्स में ई कॉमर्स वेंडर्स require customers to register with them and offer loyalty points या reward points for repeat purchases. वर्ड ध्यान रखना, for repeat purchases and transactions. ठीक है, इनफैक्ट वो आपको ये भी देते हैं ना साइन अप बोनस. आप साइन अप करो तो 500 रुपए का आपको कैशबैक और कुछ वो ऐसा देते हैं. ठीक है, सो लॉयल्टी प्रोग्राम्स में प्रोवाइड फॉर डिस्काउंट्स या प्रिविलेजेस, कैशबैक बेनिफिट्स एक्सेट्रा टू दी कस्टमर्स. ठीक है, ये भी उसको मैनेज करना पड़ता है. अच्छा, शोरूम एंड ऑफलाइन परचेजेस, ये एक नया पॉइंट है. आज के दिन वेंडर्स ना अपना प्रेजेंस हर जगह बढ़ाना चाह रहे हैं. फॉर एग्जांपल आप जैसे lenskart.com है, lenskart.com में आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हो. ठीक है, लेकिन lenskart.com ने अपने जगह जगह डिस्प्ले सेंटर्स भी खोल रखे हैं कि आप जाओ वहां पे चश्मे को पहन के देखो, पहन के समझ में आ गया तो वहां आईपैड ये सब रखे हुए, वहां से आप ऑर्डर प्लेस कर दो. तो मेनी ई कॉमर्स वेंडर्स आर कमिंग टू ट्रेडिशनल मोड ऑल्सो. ट्रेडिशनल वाले तो ई कॉमर्स में जा रहे हैं, बट दिस इज हैपनिंग द अदर वे राउंड ऑल्सो. ई कॉमर्स वाले भी ट्रेडिशनल में आ रहे हैं. अब जैसे pepperfry.com अलग अलग जगह अपने शोरूम्स भी खोल रहे हैं. आप वहां जाके ऐसा नहीं अच्छा ये सोफा पसंद आया घर भिजवा दो, वो सोफा पसंद आया ना तो वो स्टोर वाला आपका ऑर्डर ऑनलाइन ही प्लेस करेगा, बट दे आर जस्ट प्रोवाइडिंग यू विद एन एक्सपीरियंस कि आप पहले प्रोडक्ट को इंस्पेक्ट कर लो, देख लो. तो ये मॉडल में भी सब आ रहे हैं. जैसे मेक माई ट्रिप भी है, मेक माई ट्रिप का अलग अलग जगह स्टोर है. आपको हॉलीडे पैकेजेस जाना, यू कैन गो देयर, टॉक टू द कस्टमर्स रिप्रेजेंटेटिव्स फेस टू फेस, और आप आराम से अपना पैकेजेस को कस्टमाइज करा सकते हो एज पर योर नीड्स. तो देयर आर मेनी ऑनलाइन वेंडर्स जो ट्रेडिशनल मोड में आ रहे हैं. तो पॉइंट देखो, शोरूम एंड ऑफलाइन परचेजेस, मेनी ई कॉमर्स वेंडर्स हैव ओपन्ड आउटलेट्स और शोरूम्स फॉर कस्टमर एक्सपीरियंस ऑफ देयर प्रोडक्ट, ताकि कस्टमर पहले प्रोडक्ट का एक्सपीरियंस कर ले फिर खरीदे. देखो ये ड्रॉबैक अभी हमने पढ़ा था कहीं ट्रेडिशनल वर्सेस ई कॉमर्स में, हमने ये ड्रॉबैक पढ़ा था कि यहां पे इंस्पेक्शन आप पहले कर सकते हो बिफोर परचेज, यहां कैन नॉट बी इंस्पेक्टेड. लेकिन इसका भी उन्होंने तोड़ निकाल लिया. वो ये निकाला कि ई कॉमर्स वाले भी आजकल स्टोर खोल रहे हैं ताकि आप जाओ प्रोडक्ट को एक्सपीरियंस करो और फिर अपना ऑर्डर प्लेस करो.
ठीक है, ओके. सो सम प्रोडक्ट्स कैन बी सोल्ड फास्ट इफ कस्टमर्स आर एबल टू फील, टच या सी द प्रोडक्ट्स. अब चश्मा खरीदने में सबको लगता है मैं पहन के देखूं मेरे पे कैसा लग रहा है, तो lenskart.com के स्टोर पे जाइए, पहन के देखिए, पसंद आ गया, वहीं पे ऑर्डर प्लेस कर दीजिए. तो उनका अल्टीमेटली सेल्स क्या हो रहा है, इस स्ट्रैटेजी से बढ़ ही तो रहा है. ठीक है, ओके. फिर है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्राइवेसी पॉलिसी. हर ई कॉमर्स के वेबसाइट पे आपको कहीं ना कहीं ये वाला वर्ड मिलेगा, प्राइवेसी पॉलिसी. प्राइवेसी पॉलिसी का मतलब होता है कि जैसे edulons.in में भी हमारा प्राइवेसी पॉलिसी है, उसमें हमने ये लिखा हुआ है कि आपसे जो भी हम डेटा लेंगे, जैसे आपने जब रजिस्ट्रेशन किया, आप किस डिवाइस से एक्सेस कर रहे हो, आपका आईपी एड्रेस, ये सब हम लोग किसी थर्ड पार्टी से शेयर नहीं करेंगे. बट अनटिल अनलेस कोई लॉ का रिक्वायरमेंट है तो विल बी शेयरिंग इट. तो प्राइवेसी पॉलिसी में यही चीजें लिखी हुई रहती है कि आपसे लिया हुआ जो आपका पर्सनल डेटा है विल नॉट बी शेयरिंग इट विथ एनी one. ठीक है, सो ई कॉमर्स वेंडर मस्ट हैव प्राइवेसी पॉलिसी एज टू हाउ द वेंडर प्लान्स टू हैंडल विद द इंफॉर्मेशन दैट कस्टमर्स आर शेयरिंग और प्रोवाइडिंग टू द वेंडर. अ गुड प्राइवेसी पॉलिसी क्रिएट्स हायर कॉन्फिडेंस. ये वर्ड ध्यान रखना, अगर अच्छा प्राइवेसी पॉलिसी हमारे ऑर्गेनाइजेशन का है तो इट इज गोइंग टू क्रिएट हायर कॉन्फिडेंस इन दी कस्टमर. क्योंकि आप देखो उसका फोन नंबर ले रहे हो, एड्रेस ले रहे हो, नाम ले रहे हो, बहुत सारा डिटेल्स आप उनका पर्सनल नेचर का जो आप एज एन ई कॉमर्स वेंडर लेते हो, और आप यही डेटा हर कोई को सेल करते गए इधर उधर, इसमें आपने प्राइवेसी पॉलिसी नहीं रखा तो आपका गुडविल डाउन होगा. एंड अच्छा प्राइवेसी पॉलिसी होने से कस्टमर्स फील मोर कॉन्फिडेंट इन बाइंग फ्रॉम योर पोर्टल. ठीक है, आप देखना जहां आप रजिस्टर भी करते हो ना, तो वहां पे भी कभी कभी इंफॉर्मेशन रहता है कि विल नॉट शेयर योर इन्फॉर्मेशन विद एनी थर्ड पार्टी. तो ये सब प्राइवेसी पॉलिसी का पार्ट है. ई कॉमर्स वेंडर को ये चीज का ध्यान रखना पड़ता है. ठीक है, और लास्ट में है सिक्योरिटी. अगर आप उस वेबसाइट पे जाके आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हो, मान लो आपने प्रोडक्ट पसंद कर लिया, कार्ट में ऐड कर लिया, जब आप पेमेंट करने जा रहे हो तो आप जब पेमेंट करते हो यू विल बी टाइपिंग इन योर वेरी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन लाइक योर क्रेडिट कार्ड डिटेल्स, डेबिट कार्ड डिटेल्स, और वो इन्फॉर्मेशन आप अपने लैपटॉप में बैठे हो, यहां से आप शॉपिंग कर रहे हो, वो इन्फॉर्मेशन इंटरनेट के थ्रू आपका क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग का डिटेल्स इंटरनेट के थ्रू मान लो पहले पेमेंट गेटवे को जाएगा या सर्वर पे जैसे भी जाएगा, क्योंकि दिस इंफॉर्मेशन इज ट्रैवलिंग थ्रू द इंटरनेट विच इज अ पब्लिक नेटवर्क. तो भैया ई कॉमर्स वेंडर को ये ध्यान में रखना होगा कि ये एंटायर ट्रांजैक्शन पूरा का पूरा सिक्योर्ड है. ये ट्रांजैक्शन पूरा का पूरा क्या होना पड़ेगा, सिक्योर्ड. अगर आप ऐसे वेबसाइट पे शॉपिंग करते हो जैसे ही आपने कार्ड का डिटेल डाला और हैकर ने कार्ड का डिटेल्स ले लिया, तो उस वेबसाइट को हम सिक्योर्ड नहीं बोलेंगे. ठीक है, सो क्या ध्यान रखना है, वेंडर वेबसाइट नीड्स टू स्टेट दैट द ऑनलाइन डेटा यूज्ड टू ट्रांजैक्ट इज सेफ. तो हम लोग के एडुलॉन्च में भी आप देखना लिखा हुआ है सेफ ऑर्डरिंग, एक ऑप्शन है कि आपका ट्रांजैक्शन जो भी होगा वो सेफ है. ठीक है, दैट वेंडर्स इज यूजिंग अप्रोप्रिएट सिक्योरिटी इंक्लूडिंग सिक्योरिटी सिस्टम्स लाइक SSL. ये एक अलग लेयर ऑफ प्रोटेक्शन होता है, वेबसाइट्स पे सर्टिफिकेट लिया जाता है SSL का, जिसको बोलते हैं हम सिक्योर सॉकेट लेयर. मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा, ये एक प्रोटोकॉल है, ओल्ड कोर्स में तो डिटेल में था, यहां नहीं है. आप सिर्फ इतना पढ़ लो लाइक पूरा सिक्योर होना चाहिए सिस्टम. सो वेंडर वेबसाइट नीड्स टू स्टेट दैट ऑनलाइन डेटा यूज टू ट्रांजैक्ट इज सेफ, दैट वेंडर्स इज यूजिंग अप्रोप्रिएट सिक्योरिटी इंक्लूडिंग सिक्योरिटी सिस्टम. आप देखना कभी कभी जब आप कई सारे पोर्टल्स में पेमेंट करने जाते हो तो वो ऐसा लिखा हुआ आता है, कनेक्टिंग यू टू अ सिक्योर पोर्टल, SSL लेयर, कुछ ऐसा लिखा हुआ था. तो वो एक सिक्योरिटी का एस्पेक्ट है कि कोई आपका कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन इधर उधर क्रेडिट कार्ड का डिटेल्स नहीं जाए. दिस गारंटीज दैट द डेटा प्रोवाइडेड बाय द कस्टमर विल नॉट फॉल इनटू द हैंड्स ऑफ अ मलिशियस हैकर. ये की वर्ड है, आपको की सेंटेंस यही ध्यान रखना है सिक्योरिटी में कि जब आप अपना क्रेडिट कार्ड ये सब का डिटेल्स डाल रहे हो तो इट शुड नॉट फॉल इनटू द हैंड्स ऑफ अ मलिशियस हैकर व्हाइल ट्रांसफरिंग फ्रॉम हिज और हर कंप्यूटर टू द वेब सर्वर. तो ये जो इन्फॉर्मेशन यहां से यहां ट्रांसफर होगा, दिस शुड बी टोटली सिक्योर्ड. ठीक है, वरना आपने शॉपिंग करोगे, आप इस पोर्टल को ही फिर गाली दोगे कि तुम्हारे कारण ये हैकर सिस्टम में आया, हैक कर लिया मेरा क्रेडिट कार्ड का डिटेल्स. तो वैसा नहीं होना चाहिए. डन, ओके. चलो, तो हम लोग का ई कॉमर्स वेंडर का रोल भी हमने पढ़ लिया. ई कॉमर्स वेंडर में सर 10 बातें आपको ध्यान रखनी है. फिर से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि एक्सप्लेन द रोल ऑफ ई कॉमर्स वेंडर. ठीक है सर, सप्लायर को मैनेज करना है,
प्रोडक्ट को उसको लिस्ट करना है, कैटलॉग करना है, प्रॉपर डिस्प्ले होना पड़ेगा, वेयर हाउसिंग ऑपरेशन होना पड़ेगा, अलग अलग मेथड्स ऑफ ऑर्डर होना पड़ेगा, शिपिंग एंड रिटर्न्स का सर खास करके ध्यान रखना है, गारंटी वाला पॉइंट भी इसको कवर अप करना है। उसके बाद आ गया सर लॉयल्टी प्रोग्राम्स, ये आप अंदर लिख पाओगे। ऑफलाइन मोड में भी इन लोग जा रहे हैं, तो बेस्ट एग्जांपल याद रखना lenskart.com, pepperfry.com। उसके बाद प्रिवेसी या प्राइवेसी पॉलिसी होना पड़ेगा, और ओवरऑल आप जो भी ट्रांजेक्शन करते हो, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग का डिटेल डालते हो, सिक्योर्ड होना पड़ेगा सर। ये 10 चीजें ध्यान रखना रोल ऑफ ई कॉमर्स वेंडर। एक मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बता दूं EIS SM सब्जेक्ट के लिए। अब मान लो ये क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द रोल ऑफ ई कॉमर्स वेंडर। आपने देखा कि सर 6 मार्क्स का है, तो आप अपने आप एज्यूम मत कर लेना और 6 पॉइंट लिख के आ जाओगे। सर 6 मार्क का है तो 10 में हमने 6 पॉइंट लिख दिया, ऐसा नहीं है। आप कैसे एज्यूम कर सकते हो कि वो 1 मार्क के लिए 1 पॉइंट के लिए बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है। सो इफ द क्वेश्चन कम्स दैट राइट दी, ये फिर से सीरी ऑन हो गया, सीरी बंद हो जा भाई। ओके हाँ, मैं क्या बोल रहा था, अगर क्वेश्चन आता है कि ई कॉमर्स वेंडर का रोल लिखो और लिखा हुआ है 6 मार्क्स का, यू हैव टू राइट ऑल 10 पॉइंट्स। डोंट एज्यूम दैट ईच पॉइंट विल बी ऑफ 1 मार्क। क्वेश्चन में थोड़ी बोला है, वो तो 6 मार्क्स दिया है। होगा क्या, मैं आपको बहुत क्लियरली बताता हूं। इफ यू राइट 6 पॉइंट्स, तो जो चेक करने वाला बंदा होगा उसके पास तुम्हारा आंसर होगा और उसके पास सजेस्टेड आंसर होगा। सजेस्टेड में वो देखेगा अरे 10 पॉइंट है, तुमने 6 लिखा है, तो वो पहले ही मान लेगा कि 4 पॉइंट तो तुम्हें आते ही नहीं है। So until and unless the question specifically states that write 6 points of in role of e-commerce vendor, तब आप 6 लिखो, वरना आपको 10 के 10 लिखने हैं। Don't assume yourself कि एक पॉइंट will carry 1 mark। क्या पता वो क्वेश्चन वाला जो बनाया वो आधा मार्क सोच के बैठा है। सो डोंट अज्यूम। फाइन, जितने पूरा EIS के लिए मैं बोल रहा हूं, जब जो क्वेश्चन आता है जितने मार्क्स का, आपको वैसा नहीं है कि उसके ये 3 नंबर का भी आएगा तो पूरा लिखो। एंड आई गारंटी यू ऑन दिस कि आपको EIS के पेपर में ऐसा नहीं होगा कि सर टाइम कम पड़ गया, 3 मार्क का था हमने 9 पॉइंट लिख के आया, ऐसा कभी नहीं होगा कि टाइम कम पड़ेगा आपको। तो जस्ट कीप ऑन राइटिंग, ठीक है। चलो अभी एक बार मैं आगे बढ़ने से पहले, ये हमने जो रोल ऑफ ई कॉमर्स पढ़ा सर मेजर ब्रॉड, इसका पेरेंट क्वेश्चन कौन सा था? पेरेंट क्वेश्चन ये है कि व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ ई कॉमर्स। और ई कॉमर्स के कंपोनेंट्स में आपने 6 पॉइंट पढ़ा, यूजर, वेंडर, टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर, इंटरनेट, वेब पोर्टल और लास्ट में पेमेंट गेटवे। फिर इसके बाद हमने जो क्वेश्चन पढ़ा वो है रोल ऑफ ई कॉमर्स वेंडर, जिसमें 10 पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। बड़ा ही सिंपल चैप्टर चल रहा है सर, हाँ बहुत ही इजी है। नेक्स्ट जो इसमें हमें कंसेप्ट पढ़ना है वो आ जाता है टेक्नोलॉजी के बारे में, टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो क्या क्या वेंडर्स के पास टेक्नोलॉजी होता है उसके बारे में हम थोड़ा बहुत पढ़ते हैं। चलो, टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर क्या चाहिए ई कॉमर्स के अंदर, ठीक है। अब इससे क्या क्वेश्चन बन सकता है, विल डिस्कस। फाइन, ओके। सो टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर इन ई कॉमर्स कंप्राइजेस ऑफ द फॉलोइंग। क्या क्या है? कंप्यूटर चाहिए सर, सर्वर चाहिए, डेटाबेस चाहिए, ठीक है। द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स ऑफ द सर्वर एंड द कंप्यूटर सिस्टम कंस्टिट्यूट द मेजर कंपोनेंट्स इन डिफाइनिंग द सक्सेस ऑफ ई कॉमर्स। ई कॉमर्स वेंडर का प्रॉपर हार्डवेयर होना चाहिए, सॉफ्टवेयर होना चाहिए। ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी इज इन्वेस्टेड फॉर दीज सिस्टम्स बाय द वेंडर्स। आप मुझे बताओ, flipkart.com का सर्वर ऐसा है कि बार बार क्रैश हो रहा है, हार्डवेयर उतना स्ट्रांग नहीं है, सॉफ्टवेयर इंटरफेस भी उतना मजेदार नहीं है, तो उससे flipkart.com सक्सेस नहीं होता। बट दे हैव रॉबस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर विद देम, मतलब सुपर्ब हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, ये सब तो मस्ट है, एंड दे कीप ऑन इन्वेस्टिंग अ लॉट ऑफ मनी इन ऑल दिस रिसोर्सेज, ठीक है। तो ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी इज इन्वेस्टेड फॉर दीज सिस्टम्स बाय द वेंडर्स। एज क्लाउड कंप्यूटिंग इज इंक्रीजिंगली बीइंग यूज्ड, ये क्लाउड कंप्यूटिंग के आपको अभी नहीं मालूम चलेगा, ये हम अभी पढ़ेंगे 4C में। As cloud computing is increasingly being used, many small या mid-size e-commerce organizations होना चाहिए ये, have started using shared infrastructure। ये क्या मैं आपको बाद में बताऊंगा। इसका मतलब ये कि खुद का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होके हम उसको क्लाउड पे, रेंट पे भी ले सकते हैं। बस एक बार के लिए इतना ही समझो, क्योंकि क्लाउड का कंसेप्ट आपका नेक्स्ट कंसेप्ट होने वाला है, ठीक है। सो कहने का मतलब क्या, बस सिंपल पॉइंट, इससे सच कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा कि ई कॉमर्स वेंडर के पास सुपर्ब कंप्यूटर, सर्वर, डेटाबेस, ये सब होना चाहिए। डेटाबेस किसका होता है सर? डेटाबेस अपन ने याद है ना पढ़ा था, कंपोनेंट्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम में पीपल, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डेटा, नेटवर्क पढ़ा था। तो डेटाबेस के बारे में मैंने आपको बताया था, हमने डेटाबेस के कई सारे मॉडल्स, हायरार्किकल मॉडल, नेटवर्क मॉडल,
रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पढ़ा था, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस पढ़ा था, तो वो डेटाबेस है। मेन काम डेटाबेस का क्या होता है, प्रोडक्ट ये सब जो भी कैटलॉग बनेगा वो डेटाबेस में रहेगा और आप सर्च करोगे तो ये डेटाबेस के थ्रू आपको वो प्रोडक्ट डिस्प्ले होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट है मोबाइल एप्स या मोबाइल वेबसाइट। मोबाइल एप्स या मोबाइल वेबसाइट। एप्स तो आप समझते हो सर, ये वेबसाइट क्या हो गया? तो देखो वेबसाइट का मतलब जो आजकल नॉर्मल वेबसाइट है flipkart.com वो मोबाइल फ्रेंडली भी होना चाहिए। मोबाइल फ्रेंडली इन द सेंस जो वेबसाइट बनता है, मान लो लैपटॉप का स्क्रीन साइज तो बड़ा है, डेस्कटॉप का स्क्रीन साइज बड़ा है, लेकिन मोबाइल वेबसाइट का मतलब वो मोबाइल के स्क्रीन साइज के हिसाब से एडजस्ट कर ले ताकि आपको वेबसाइट के सारे कंटेंट्स दिखे। अब जैसे edulaunch.in आप खोलोगे तो लैपटॉप में खोलोगे तो थोड़ा सा इंटरफेस अलग दिखेगा, लेकिन वही वेबसाइट आप मोबाइल पे खोल लेते हो तो उसका इंटरफेस मोबाइल के स्क्रीन के हिसाब से एडजस्ट हो जाता है, उसको हम लोग बोलेंगे मोबाइल वेबसाइट। ठीक है, तो ये एक अलग से क्वेश्चन यहां से बन सकता है। टॉपिक क्या है यहाँ पे कि हाँ हम पढ़ रहे हैं मोबाइल एप्स या मोबाइल वेबसाइट के बारे में। ठीक है, चलो तो इससे एक अलग क्वेश्चन बन सकता है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लिया हमने। व्हाट इज अ मोबाइल ऐप? इट इज अ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन प्रोग्राम टू रन स्पेसिफिकली ऑन अ मोबाइल डिवाइस। आप सबको पता है क्या वो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है? हाँ जी सर, मोबाइल ऐप तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गया ना, आपके एंड्रॉइड iOS के हिसाब से उसको बनाया जाता है। अ मोबाइल ऐप इज अ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन प्रोग्राम्ड टू रन स्पेसिफिकली ऑन अ मोबाइल डिवाइस। ठीक है, हाँ सर ऐप बनाना थोड़ा एक्सपेंसिव है। मोबाइल ऐप इज एन एक्सपेंसिव प्रोपोजिशन एंड इट विल ओनली रन ऑन वन टाइप ऑफ मोबाइल डिवाइस एट अ टाइम। तो इसमें एक प्रॉब्लम क्या होता है, आपने अगर एंड्रॉइड के हिसाब से अपना एप्लीकेशन बनाया है तो वो सिर्फ एंड्रॉइड के डिवाइस में चलेगा। सर iOS एप्पल कंपैटिबल आपको बनाना है तो उसके लिए अलग से पूरा प्रोग्रामिंग करना पड़ेगा। तो ऑल इन ऑल इट बिकम्स अ वेरी एक्सपेंसिव प्रोपोजिशन। दो तीन टाइप के, अभी विंडोज मोबाइल के लिए फिर अलग से बनाओ, तो हर ओएस के हिसाब से आपको अपने एप्स को डेवलप करवाना पड़ता है और इतने डेवलप करवाओगे तो ऑब्वियसली महंगा तो पड़ेगा ही ना। ठीक है, सो फॉर एग्जाम्पल इफ एन ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट्स एन आईफोन ऐप, दोज विथ एंड्रॉइड फोन्स कैन नॉट रन दी एप्लीकेशन। बट अब इसका एक उपाय क्या है कि भैया वेबसाइट ही रखो ना, मोबाइल फ्रेंडली वेबसाइट बना दो, जैसे edulaunch.in का है, तो वहां से iOS वाले भी, एंड्रॉइड वाले भी, विंडोज वाले भी सब लोग एक्सेस कर पाएंगे और प्रोडक्ट आपका खरीद पाएंगे। सो वन ऑप्शन मेनी कंपनीज हैव इज टू क्रिएट अ वेबसाइट दैट वर्क्स ऑन मोबाइल डिवाइसेस रादर देन एन मोबाइल ऐप। तो वेबसाइट बना लो, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मोबाइल वेबसाइट। ठीक है, चलो क्वेश्चन क्या आएगा सर? अब क्वेश्चन ये पढ़ना है व्हाट इज मोबाइल ऐप एंड व्हाट आर द मॉड्यूल्स विच आर देयर इन मोबाइल एप्स। मोबाइल एप्स या वेबसाइट्स में इंक्लूड द फॉलोइंग मॉड्यूल्स। ठीक है, अब एक चीज ध्यान रखो, मॉड्यूल क्या होता है सर? एक कोई भी सॉफ्टवेयर होता है ना, उसमें कई सारे पार्ट्स होते हैं। याद है मैंने आपको बताया था एक बड़ा सिस्टम आर डिवाइडेड इनटू स्मॉल स्मॉल सब सिस्टम्स। अब ये सब सिस्टम को आप कंपोनेंट्स भी बोल सकते हो, इन्हीं को आप क्या बोल सकते हो, मॉड्यूल्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा मेन सिस्टम हो गया, ये सब हमारे इंडिविजुअल छोटे छोटे क्या हो गए, मॉड्यूल। ये भी मॉड्यूल 2, मॉड्यूल 3, इसको हम सब सिस्टम भी बोल सकते हैं, इसको हम कंपोनेंट भी बोल सकते हैं। जब हम सॉफ्टवेयर की बात करते हैं तो ज्यादातर वर्ड मॉड्यूल को यूज किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी भी ये पूछा जा सकता है कि मोबाइल एप्स के में, मोबाइल एप्लीकेशन में क्या क्या मॉड्यूल होना पड़ेगा। ठीक है, तो 5 मॉड्यूल के बारे में हमें पढ़ना है। सबसे पहला है फ्रंट मॉड्यूल। All products and services are classified into catalogs. Customers can easily browse through the catalog and get essential information about the products and services. तो फ्रंट मॉड्यूल मतलब मोबाइल में आप ऐप में जब जाते हो जो आपको दिखता है, प्रोडक्ट का लिस्टिंग और ये सब जो आपको दिखता है, प्राइस दिखता है, स्पेसिफिकेशंस दिखता है, वो आपको जो दिख रहा है दैट इज बेसिकली द फ्रंट मॉड्यूल, प्रोडक्ट्स के बारे में सब में। ठीक है, ओके क्लियर है। तो ऑल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज यहाँ पे आपको दिखेंगे आर क्लासिफाइड इनटू कैटलॉग। ये अभी हमने पढ़ा था, कैटलॉग मैनेजमेंट करना ई कॉमर्स वेंडर का काम है। ठीक है, कस्टमर्स कैन इजीली ब्राउज थ्रू द कैटलॉग्स एंड गेट एसेंशियल इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट्स। तो जैसे ही तुम अमेजॉन खोले, अमेजॉन का जो पहला इंटरफेस है दैट इज व्हाट हम लोग बोल सकते हैं वो आपका फ्रंट मॉड्यूल है। ठीक है, नेक्स्ट इज टिकटिंग मॉड्यूल। टिकटिंग मॉड्यूल का मतलब दिस कंस्टिट्यूट्स द प्रोमोशनल एस्पेक्ट एंड एनेबल्स वेंडर्स टू अट्रैक्ट कस्टमर्स बाय डिस्ट्रीब्यूटिंग वाउचर्स, कूपन्स एंड
टिकट्स। तो टिकटिंग मॉड्यूल का काम क्या है, हम देखते हैं कि अच्छा कस्टमर को कैसे अट्रैक्ट किया जाए। तो वी जनरेट कूपन्स, जैसे डिस्काउंट 30, ये ऐसा कूपन आता है, डोमिनोज ये सब में आपने काफी बार यूज किया होगा। कूपन जनरेट करके कस्टमर्स उसको अप्लाई करते हैं उनके कार्ट पे और चेकआउट करने से पहले, और उनको जो रिक्वायर्ड डिस्काउंट है वो वहां पे मिल जाता है। तो ये बेसिकली क्या है, टिकटिंग मॉड्यूल का काम क्या है, इट इज बेसिकली फॉर प्रमोशनल एस्पेक्ट दैट एनेबल्स वेंडर्स टू अट्रैक्ट कस्टमर्स। दो वर्ड ध्यान रखना, टिकटिंग मॉड्यूल में हम क्या करते हैं, प्रमोशनल एस्पेक्ट और वी ट्राई एंड अट्रैक्ट कस्टमर। ठीक है, अच्छा फिर है एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग मॉड्यूल। इन दोनों में डिफरेंस है। टिकटिंग मॉड्यूल में हम वाउचर्स कूपन जनरेट करते हैं, यहां हम अपने प्रोडक्ट के बारे में एडवर्टाइज कर रहे हैं। सो दिस एनेबल्स वेंडर्स टू यूज इलेक्ट्रॉनिक मीन्स टू मैनेज इट्स डायरेक्ट मार्केटिंग कैंपेन्स टू इफेक्टिवली कम्युनिकेट विद डिजिटल इंफॉर्मेशन एज। ठीक है, देखो अब आपके पास कभी कभी आपने अमेजॉन पे एक प्रोडक्ट देखा, ठीक है, और आपने खरीदा नहीं, तो आप देखे होंगे आपके ईमेल में आ जाता है प्रोडक्ट्स यू आर इंटरेस्टेड इन, ये प्रोडक्ट इज स्टिल अवेलेबल, बाय बिफोर इट गोज आउट ऑफ स्टॉक। ये सब आपको रिमाइंडर्स भेजते रहते हो। तो बेसिकली दे आर ट्राइंग टू एडवर्टाइज देयर प्रोडक्ट। आपको मेल आएगा तो मे बी आप यू गेट टेम्पटेड कि चलो हाँ खरीद ही लेते हैं। तो ये मार्केटिंग हुआ। मान लो आप एक लैपटॉप देख रहे थे, तो वो आपको और भी ईमेल भेजते हैं कि प्रोडक्ट्स, लैपटॉप जो खरीदता है उसके साथ लोग ये भी खरीदते हैं, प्रोडक्ट्स विच यू मे लाइक बेस्ड ऑन योर इंटरेस्ट, प्रोडक्ट्स विच यू में लाइक, आता है ना ऐसा अमेजॉन में। तो ये हो गया मार्केटिंग, ये हो गया एडवर्टाइजिंग में। लेकिन अगर आपको डिस्काउंट कूपन ये सब दे तो वो किस में आएगा सर, टिकटिंग मॉड्यूल। क्या ये भी कस्टमर्स को अट्रैक्ट करता है? बिल्कुल करता है, ये भी अट्रैक्ट करता है, बट देयर इज अ डिफरेंस। यहां हम मार्केटिंग कर रहे हैं, अपने प्रोडक्ट के बारे में कैंपेनिंग कर रहे हैं, और यहां पे वाउचर्स और कूपन्स को जनरेट कर रहे हैं। फाइन। सो सर मोबाइल एप्स में हमने 3 मॉड्यूल पढ़ लिया। क्या क्या? फ्रंट मॉड्यूल पढ़ा, टिकटिंग मॉड्यूल पढ़ा, और थर्ड है एडवर्टाइजिंग या मार्केटिंग का मॉड्यूल। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है कस्टमर सपोर्ट एंड इंफॉर्मेशन मॉड्यूल। कस्टमर सपोर्ट, दिस प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट अ पर्टिकुलर रिटेलर, उसके प्रोडक्ट सर्विसेज एंड द डील्स अवेलेबल। एक रिटेलर जो एक सप्लायर, आप उसको क्लिक कर सकते हो, उसका रेटिंग्स देख सकते हो, उसका रिव्यूज देख सकते हो, तो आपको इंफॉर्मेशन मिल रहा है या नहीं मिल रहा। सो दिस कम्स फ्रॉम कस्टमर सपोर्ट एंड इंफॉर्मेशन मॉड्यूल। द न्यूज अबाउट द कंपनी, करंट डिस्काउंट्स एक्सेट्रा आर पुश टू यूजर्स एम कॉमर्स एप्स और कैन बी फाउंड इन एम कॉमर्स ऐप इटसेल्फ। तो कभी कभी आप देखते हो ना, जैसे उबर ओला में ऑफर्स का एक ऑप्शन रहता है, तो ऑफर्स में जाते हो तो क्या क्या ऑफर रनिंग है उसका आपको क्या मिल रहा है, इंफॉर्मेशन मिल रहा है। उसमें आपके हो सकते हैं अलग अलग डिस्काउंट कूपन्स रखे हुए हो, इंफॉर्मेशन मिल रहा है, वो डिस्काउंट कूपन आप अप्लाई करके डिस्काउंट ले सकते हो। ठीक है, सो पॉइंट वापस मैं पढ़ रहा हूं, दिस प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन, एक तो रिटेलर्स ये सब के बारे में, दूसरा न्यूज अबाउट द कंपनी, करंट डिस्काउंट, ये सब क्या चल रहा है वो आपको इंफॉर्मेशन में रहेगा। एक पॉइंट यहां थोड़ा सा मिस आउट है, कस्टमर सपोर्ट। अब आपके ऐप में कस्टमर सपोर्ट का ऑप्शन भी रहता है ना। अब मान लो आपने उबर राइड बुक किया था, ड्राइवर आया ही नहीं, और आप ही के उन लोग ने 40 रुपीज चेप दिया कैंसिलेशन चार्जेस, तो आप कस्टमर सपोर्ट में जाके तुरंत बोल सकते हो कि मेरी गलती नहीं है, ड्राइवर नहीं आया, ड्राइवर डिनाइड द ड्यूटी, एंड उस हिसाब से दे रिफंड यू द मनी और वॉट एवर केस इट इज। तो वॉट एवर कंप्लेन्स यू हैव टू लॉज एनीथिंग, द कस्टमर सपोर्ट इज अवेलेबल ऑन द ऐप। तो 2 वर्ड ध्यान रखना, कस्टमर सपोर्ट एंड इन्फॉर्मेशन मॉड्यूल। इन्फॉर्मेशन किस चीज का दे रहा है सर, करंट ऑफर्स क्या चल रहे हैं वो सब। ठीक है, ऑफर्स के लिए डिस्काउंट कूपन कौन देगा, वो देगा सर टिकटिंग मॉड्यूल। अलग से आपको ईमेल ये सब जा रहे हैं, एसएमएस आ रहे हैं कि आप ये प्रोडक्ट खरीद लो, यू आर इंटरेस्टेड इन बाइंग दिस प्रोडक्ट, ये सब हो गया हमारा एडवर्टाइजिंग मॉड्यूल। ठीक है, और लास्ट में हर ऐप में क्या पेमेंट या बैंकिंग मॉड्यूल रहेगा, ताकि आप जब प्रोडक्ट खरीदते हो आप पेमेंट भी कर सको। कहीं अभी पढ़ा था पेमेंट गेटवे, कहां पढ़ा था सर, 6 कंपोनेंट पढ़े थे ई कॉमर्स के कंपोनेंट में, उसमें आपने पेमेंट गेटवे भी पढ़ा था। तो ये पेमेंट बैंकिंग मॉड्यूल कुछ वैसा ही है। मोबाइल बैंकिंग इज linked to the selling process via m-commerce apps because no purchase can be finalized without a payment. So payments over mobile can be done through various means. आप जानते ही हो, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से आप कर सकते हो, इससे में भी कैश ऑन डिलीवरी ये सब का ऑप्शन है। तो कई सारे ऑप्शंस आपके पास रहते हैं, वॉलेट्स के थ्रू भी आप कर सकते हो। ठीक है, सो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको एक स्टोरी दे देगा कि एक आपका ई कॉमर्स प्लेयर है, वो मोबाइल ऐप बनाना चाहते हो, यू आर एन एक्सपर्ट, बताओ उसके मोबाइल ऐप में क्या क्या मॉड्यूल्स होना चाहिए। मिनिमम ये मॉड्यूल्स, इसके अलावा भी हो सकते हैं, बट मिनिमम ये मॉड्यूल्स तो होने ही चाहिए सर। क्या? फ्रंट मॉड्यूल। फ्रंट मॉड्यूल मतलब वो इंटरफेस जिससे यूजर हमारे मोबाइल ऐप को कनेक्ट करता है, जो चीज उसको मोबाइल ऐप ऑन करने से ही दिखता है, प्रोडक्ट दिखता है, कैटलॉग दिखता है, वो सर्च कर सकता है अपने प्रोडक्ट्स को, वो हो गया फ्रंट मॉड्यूल का पार्ट। दूसरा है प्रमोशनल एस्पेक्ट, टिकटिंग मॉड्यूल, प्रमोशन करेंगे बाय जनरेटिंग डिस्काउंट्स, वाउचर्स एक्सेट्रा।
एडवर्टाइजिंग मॉड्यूल, इसमें भी सर प्रमोशन करेंगे, बट यहाँ हम डायरेक्ट प्रोडक्ट का मार्केटिंग करेंगे। हम लोग रिमाइंडर ईमेल भेजेंगे, प्रोडक्ट्स जिसमें वो इंटरेस्टेड था उसका ईमेलिंग, ये सब होगा। तो वो आ गया टिकटिंग एडवर्टाइजिंग मॉड्यूल में। फोर्थ है कस्टमर सपोर्ट, 2 पार्ट है, एंड इंफॉर्मेशन मॉड्यूल। तो अभी करेंटली क्या ऑफर्स चल रहे हैं वो सब का इंफॉर्मेशन को पुश करना नोटिफिकेशन के फॉर्म में। देखो यहाँ लिखा हुआ है द न्यूज अबाउट कंपनी करंट डिस्काउंट एक्सेट्रा पुश टू यूजर्स। पुश टू यूजर्स, आपके फोन पे नोटिफिकेशन आ जाता है कि मिंत्रा का एंड ऑफ सीजन सेल आने वाला है आज रात 12 बजे से। तो नोटिफिकेशंस आता है ना, तो दे ट्राई टू पुश यू इन्फॉर्मेशन कि हाँ इस प्रोडक्ट में 60% डिस्काउंट चल रहा है, आपके नोटिफिकेशंस में आता है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना। उसके बाद है पेमेंट या बैंकिंग मॉड्यूल, ताकि आप ट्रांजेक्शन को पूरा का पूरा कंप्लीट कर सको। ठीक है, तो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं अभी टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर, उसमें हमने 2 चीजें पढ़ लिया कि कंप्यूटर, सर्वर, डेटाबेस, ये सब होना चाहिए। फिर मोबाइल एप्स, इससे अलग से क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, थर्ड है डिजिटल लाइब्रेरी। हाँ, अब इसको समझो क्या है डिजिटल लाइब्रेरी, क्या है। एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं, पहले यहां एक लाइन पढ़ो क्या है। डिजिटल लाइब्रेरी इज अ स्पेशल लाइब्रेरी विथ फोकस्ड कलेक्शन ऑफ डिजिटल ऑब्जेक्ट्स। वर्ड आपको क्या ध्यान रखना है, डिजिटल लाइब्रेरी को अगर मैं शॉर्ट में बोलूं तो ध्यान रखना, दिस इज कलेक्शन ऑफ डिजिटल ऑब्जेक्ट्स, कलेक्शन ऑफ डिजिटल ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, विच कैन इंक्लूड टेक्स्ट, विजुअल मटेरियल, ऑडियो मटेरियल, वीडियो मटेरियल, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, आपने प्रोडक्ट का फोटोज लगाया, वीडियोज लगाया, ये सब डिजिटल ऑब्जेक्ट्स है। ठीक है, प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड नाउ। ये डिजिटल लाइब्रेरी और डेटाबेस ने आपने जो पढ़ा, कुछ डिफरेंस है। डिजिटल लाइब्रेरी अलग चीज है और डेटाबेस अलग है। अब मेरी बात आप बहुत ध्यान से सुनना, मैं आपको यहां पे फिर लिखवा भी दूंगा। सपोज हमने मैं आपको ऐसा बोलता हूं, कई सारे आपके पास गाना है, गाने बहुत सारे स्टोर्ड है MP3 फॉर्मेट में, .mp3 फॉर्मेट में आपने कई सारे गाने अपने मोबाइल फोन में या जैसा भी आपके पास स्टोर्ड है। तो ये जो सॉन्ग है ना, इंडिविजुअल सॉन्ग, दैट इज बेसिकली डिजिटल ऑब्जेक्ट। ये सब जो जितने सॉन्ग्स है आपके पास, वो है डिजिटल लाइब्रेरी। मतलब सॉन्ग इज एन ऑब्जेक्ट, .mp3 फाइल इज एन ऑब्जेक्ट, वो आप स्टोर करके रखते हो, वो डिजिटल लाइब्रेरी हो गया। ठीक है, नाउ डेटाबेस क्या होता है, देखो डेटाबेस बेसिकली है, डेटाबेस भी कलेक्शन होता है, बट अगर ये सॉन्ग के साथ साथ, ये पर्टिकुलर सॉन्ग के साथ साथ आप वहां पे ये सॉन्ग कौन सा मूवी का है, ये सॉन्ग कौन से ईयर में रिलीज हुआ, इसके लिरिक्स क्या है, इसका सिंगर कौन है, ठीक है, कौन सा जॉनर का है, ये रॉक म्यूजिक है, ये सब भी डिटेल्स आप रख रहे हो। तो बेसिकली सॉन्ग जो पर्टिकुलर .mp3 फाइल था, वो आपका डिजिटल ऑब्जेक्ट है। इसके बारे में ये सारा आप डिटेल्स पूरा रख रहे हो, तो दिस इज गोइंग टू बी योर डेटाबेस। तो अब आप डेटाबेस के कारण सर्च ये सब भी कर सकते हो। आप मूवी वाइज गाना का नाम सर्च कर सकते हो, आप लिरिक्स वाइज कर सकते हो, आप सिंगर के हिसाब से वो सॉन्ग को ढूंढ सकते हो। तो ट्राई एंड अंडरस्टैंड, जो सॉन्ग्स का कलेक्शन होगा दैट इज डिजिटल ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन, वो हो गया डिजिटल लाइब्रेरी। इसी डिजिटल लाइब्रेरी में आप डेटाबेस बनाते हो, डेटाबेस के कारण उस डिजिटल लाइब्रेरी से वो आपको गाना वाना ढूंढ के दे पाएगा। याद है ना, डेटाबेस में हम क्वेरी करते हैं और डेटाबेस उसका रिस्पॉन्ड करता है। तो अगर आपको मूवी के नाम से सर्च करना है तो भी तो गाना दिख जाएगा ना। आई यू एबल टू गेट दिस? आप एक चीज और क्लैरिटी के लिए यहां पे मैं आपको कुछ नोटिंग करवा रहा हूं, वो आप लिख लो प्लीज। मैं आपको कुछ लिखवा देता हूं, नोट करो। यहां पे डिजिटल लाइब्रेरी का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा और एग्जाम्पल भी मैं आपको लिखवा देता हूं। लिखो, डिजिटल लाइब्रेरी is a collection of things या objects. Digital library is a collection of things or objects stored in digital format. जैसे जीन्स का फोटो, अभी फोटो रखा, वीडियो कुछ बनाया, ये सब डिजिटल फॉर्मेट में आप रख रहे हो, तो ये किस में आ जाएगा? डिजिटल लाइब्रेरी, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो सारे फोटोज का कलेक्शन, आपके पास जितने सॉन्ग्स है डिजिटल, उसका कलेक्शन। ठीक है, नाउ हर बार कंफ्यूजन आएगा, सर अभी तक तो हम डेटाबेस पढ़ रहे थे, तो हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम लाइब्रेरी? मैं आपको एक एग्जांपल यहां देता हूं, उससे क्लियर हो जाएगा। एग्जांपल भी आप नोट करो। डिजिटल लाइब्रेरी
might have collection of songs in .mp3 in mp3 format stored in अ फोल्डर। तो आपके कंप्यूटर में फोल्डर में या मोबाइल में एक फोल्डर बना के उसमें आपने कई सारा गाना रख दिया, सिर्फ गाना रख दिया, तो गाना रखना इज योर डिजिटल लाइब्रेरी। बट अगर आपके पास कुछ ऐसा मैकेनिज्म है कि आप गाना, आपने 500 गाना स्टोर करके रखा है, इतना ढूंढना नहीं पड़े, सिर्फ आप गाने का नाम लिखे हो गाना आ जाए, या आप राइटर सॉन्ग सिंगर का नाम लिखे उससे उसका सारा सॉन्ग्स आ जाए, तो वो फीचर डेटाबेस के कारण होगा। ठीक है। नाउ अब डेटाबेस में क्या है, प्लीज ध्यान दो। ये तो मैंने डिजिटल लाइब्रेरी का एग्जांपल दिया, यहां पे वर्सेस इसी का एग्जांपल हम लोग पढ़ते हैं डेटाबेस क्या होता। डेटाबेस में आप एग्जांपल लिख लो, डेटाबेस विल बी कलेक्शन ऑफ सॉन्ग्स, सॉन्ग्स तो रहेगा ही, कलेक्शन ऑफ सॉन्ग्स, लेकिन विथ यहां पे क्या रहेगा, उसका नाम, मतलब विथ टाइटल, लेट्स से डिस्क्रिप्शन रहेगा, लिरिक्स हो सकता है, सिंगर का नाम हो सकता है, ऑल अरेंज्ड प्रॉपर्ली। समझ में आ गया? एंड प्रॉपर्ली अरेंज, प्रॉपर्ली स्टोर्ड एंड इंडेक्स्ड। इंडेक्स मतलब जैसे आपके बुक में चैप्टर के आगे बुक में इंडेक्सेशन रहता है ना, ताकि आप ढूंढ पाओ। तो आर यू एबल टू गेट द डिफरेंस? मतलब गाना का जो कलेक्शन है वो डिजिटल लाइब्रेरी है, लेकिन गाना का कलेक्शन को ढूंढना, नेम वाइज, सॉन्ग वाइज, मूवी वाइज, ये सब फीचर किससे आ जाएगा? डेटा बेस से आएगा। ठीक है। तो याद होगा आपको, मैंने डेटाबेस जब पढ़ाया था, मैंने आपको बोला था आप डेटाबेस को क्वेरी करते हो और डेटाबेस फिर उसके हिसाब से आपको क्या करता है, रेस्पॉन्ड करता है बाय शोइंग वेरियस रिजल्ट्स। ठीक है। हम सर ये नोट कर लेना, मैं एक बार फिर पढ़ देता हूं अगर मेरा हैंडराइटिंग आपको समझ नहीं आ रहा। डिजिटल लाइब्रेरी इज अ कलेक्शन ऑफ थिंग्स और ऑब्जेक्ट्स स्टोर्ड इन डिजिटल फॉर्मेट। और इसका मैंने एक एग्जांपल लिखा है कि डिजिटल लाइब्रेरी माइट हैव कलेक्शन ऑफ सॉन्ग्स इन mp3 फॉर्मेट स्टोर इन अ फोल्डर। फोल्डर में जितने आपके गाने रखे वो डिजिटल लाइब्रेरी है, लेकिन अगर उसमें आपने ऐसा फीचर डाल दिया कि वो सॉन्ग के साथ आप सर्च कर सकते हो, मूवी के नाम से, फिल्म के नाम से, सिंगर के नाम से, जॉनर के नाम से, लिरिक्स के नाम से, तो वो फीचर डेटाबेस का होगा। ठीक है। तो डेटाबेस में सॉन्ग्स भी आएंगे, इट विल बी द कलेक्शन ऑफ सॉन्ग्स, लेकिन विथ एडेड इंफॉर्मेशन लाइक टाइटल, डिस्क्रिप्शन, लिरिक्स, सिंगर का नाम एक्सेट्रा, जो कि प्रॉपरली अरेंज्ड है, स्टोर्ड है, जिसका प्रॉपर इंडेक्सिंग किया गया। ठीक है। ये डिफरेंस है। तो मुझे मालूम है कई बार स्टूडेंट मेरे को पूछते भी है कि डिजिटल लाइब्रेरी और डेटाबेस में क्या डिफरेंस है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो बोल के मैंने ये आपको लिखवा दिया। ठीक है। अब हम वापस अपने क्वेश्चन पे आते हैं। सर क्वेश्चन क्या पढ़ रहे थे? हम क्वेश्चन पढ़ रहे थे कि टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर बताओ ई कॉमर्स में। तो सबसे पहला आपने पढ़ा कंप्यूटर सर्वर्स एंड डेटाबेस, दूसरा आपने पढ़ा मोबाइल एप्स एंड मोबाइल वेबसाइट। इसमें 5 मॉड्यूल्स आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर है डिजिटल लाइब्रेरी। तो मैंने आपको शॉर्ट में क्या लिखा है यहाँ पे, डिजिटल लाइब्रेरी क्या है? कलेक्शन ऑफ डिजिटल ऑब्जेक्ट्स। ठीक है। तो डिजिटल लाइब्रेरी इज अ स्पेशल लाइब्रेरी विथ फोकस्ड कलेक्शन ऑफ, यहां पे भी वर्ड क्या लिखा हुआ है, डिजिटल ऑब्जेक्ट्स। डिजिटल ऑब्जेक्ट में टेक्स्ट भी आ सकता है, विजुअल मटेरियल, ऑडियो, वीडियो सब आ सकते हैं। ठीक है। फिर है डिजिटल लाइब्रेरीज कैन वेरी इमेंसली इन साइज एंड स्कोप एंड कैन बी मेंटेन बाय इंडिविजुअल्स, ऑर्गेनाइजेशंस और एफिलिएटेड विद एस्टैब्लिश्ड फिजिकल लाइब्रेरी। ये काम का नहीं है। नाउ द डिजिटल कंटेंट में बी स्टोर्ड लोकली और एक्सेस रिमोटली वाया कंप्यूटर नेटवर्क्स। तो आपको नहीं लगता ई कॉमर्स वाले का पूरा एक डिजिटल लाइब्रेरी है, जहां पे भी उन्होंने अपने प्रोडक्ट के फोटोज, इमेजेस, वीडियोस डाले, वो कहां है? डिजिटल लाइब्रेरी में। और क्योंकि आप उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को सर्च कर सकते हो, तो वो सर्च किसके कारण होगा? वो डेटाबेस के कारण होगा। तो इलेक्ट्रॉनिक लाइब्रेरी भी इसको हम बोल सकते हैं, इट इज अ लाइब्रेरी ऑफ इंफॉर्मेशन रिट्राइवल सिस्टम। तो जनरली हम क्या ध्यान रखते हैं, यहां पे एक लाइन फिर से पढ़ो, ये पॉइंट ही आपको सिर्फ पढ़ना है। A digital library is a special library with focused collection of digital objects, जो कि टेक्स्ट हो सकता है, विजुअल, ऑडियो, वीडियो हो सकता है। ठीक है। स्टोर्ड इन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया फॉर्मेट्स, जैसे मैंने .mp3 बताया, .pdf बताया, इमेज होगा तो .jpeg होगा, वीडियो का तो .mp4 हो सकता है। ठीक है। along with, प्लीज ध्यान दो, along with means for organizing, storing and retrieving the files and media contained in the लाइब्रेरी कलेक्शन। तो प्लीज ध्यान दो, क्या ये जो है वर्ड ऑर्गेनाइजिंग, स्टोरिंग, रिट्राइविंग, ये फीचर किसका हुआ? सर डेटाबेस का।
तो डिजिटल लाइब्रेरी में मैं क्या बोल सकता हूं, प्लीज ध्यान रखो, डिजिटल लाइब्रेरी बेसिकली डिजिटल ऑब्जेक्ट्स हुआ प्लस उसमें कहीं ना कहीं डेटाबेस का फीचर भी होगा ताकि हम रिट्राइव ये सब कर सकते हैं. नाउ दिस इज द कंसेप्ट ऑफ डिजिटल लाइब्रेरी. डिजिटल ऑब्जेक्ट्स प्लस द प्रॉपर्टी, द फीचर ऑफ सर्चिंग द फाइल्स, अरेंजिंग देम इन ए लॉजिकल मैनर ताकि सर्च रिट्राइवल प्रॉपर हो. ये हमारा डिजिटल लाइब्रेरी है. क्लियर है? ओके. मोर ऑफ काइंड ऑफ डेटा बेस ही है, बट हमने बस अपने सब कुछ डिजिटली स्टोर कर रहे हैं ना यहाँ, तो हमने डिजिटल ऑब्जेक्ट्स उनको बोल दिया. क्लियर है? शॉर्ट नोट आ सकता है. सिर्फ सर ये पैराग्राफ आप पढ़िए, बाकी नहीं भी पढ़ने से चलेगा, ये आपको ध्यान रखना है. और मैंने कई इजी लैंग्वेज में आपको यहाँ पे लिखवा दिया, ये नोट कर लेना. मैंने आपको एग्जाम्पल पूरा दे दिया जिससे आपको समझ में आ जाए. ठीक है. और लास्ट पॉइंट है डेटा इंटरचेंज. देखो ऑब्वियसली डेटा इंटरचेंज इज एन इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन ऑफ डेटा फॉर ensuring the correctness of data interchange between multiple players in e-commerce. प्रॉपर प्रोटोकॉल्स होना चाहिए. ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है. आप मुझे एक चीज बताओ, हम पढ़ रहे हैं टेक्नोलॉजी क्या क्या चाहिए ई कॉमर्स में, तो भैया डेटा इंटरचेंज, ये तुम्हारा लैपटॉप है और तुम यहाँ पे फ्लिपकार्ट के सर्वर से कनेक्टेड हो, तो भैया यहां से यहाँ डेटा जाने के लिए या इधर से इधर जहां से भी डेटा आएगा, वी नीड टू फॉलो सम रूल्स. ये डेटा इंटरचेंज होगा तभी तो एम कॉमर्स ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन होगा. यहां से तुम्हारा पैकेट जाएगा रिक्वेस्ट का कि तुम्हें ये प्रोडक्ट पसंद है, वहां से फिर कार्ट में ऐड होगा, फिर तुम पेमेंट का इन्फॉर्मेशन डालोगे, तो देयर हैज टू बी अ डेटा एक्सचेंज. बस ये ध्यान रखना है. ठीक है. सो टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर में मुझे लगता है एज सच ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा कि टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में लिखो. इंडिविजुअल वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपको, मोबाइल ऐप से एक पूछा जा सकता है, डिजिटल लाइब्रेरी एक पूछा जा सकता है, बाकी कोई इतना काम का नहीं है. ठीक है. मैं आपको फिर से बता दूं, वी आर स्टिल इन द पेरेंट क्वेश्चन. पेरेंट क्वेश्चन क्या था कि व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ ई कॉमर्स. इसमें हमने सर वेंडर्स का रोल पढ़ा, रोल ऑफ वेंडर्स आपने पढ़ा, 10 पॉइंट पढ़ा. फिर टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर पढ़ा, 4 पॉइंट, कंप्यूटर सर्वर डेटाबेस, मोबाइल एप्स होना चाहिए जो मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपने 5 मॉड्यूल्स पढ़े. मोबाइल एप्स के बाद हमने पढ़ा डिजिटल लाइब्रेरीज का कंसेप्ट जो मैंने आपको पढ़ा दिया, और लास्ट में हमने पढ़ा डेटा इंटरचेंज जिसमें कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है. ठीक है. तो अभी तक हमारा ये 3 पॉइंट, 2 पॉइंट यहां से भी हमने इसको डिटेल में सर पढ़ लिया है. क्लियर है. तो अब हमारा कंपोनेंट्स का कंसेप्ट खत्म हो गया. कंपोनेंट्स में ले देके अब आपको 3 चीजें याद रखनी है. एक तो कंपोनेंट्स क्या है, 6 कंपोनेंट. नेक्स्ट आपको याद रखना रोल ऑफ वेंडर, 10 पॉइंट, और फिर आपको याद रखना है टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर. ठीक है. ओके. देखो ना, अभी तक कुछ भी टेक्निकल नहीं पढ़ा है. इससे इजी चैप्टर कोई हो सकता है क्या, आप बताइए? बिल्कुल भी नहीं. इतना इजी बोनस चैप्टर है हमारे लिए. ठीक है. चलो अब तो और ही इजी क्वेश्चन, ई कॉमर्स का वर्क फ्लो बताइए. मतलब आप शॉपिंग कैसे करोगे वो हमें बताना है. ई कॉमर्स का वर्क फ्लो, और उसका एक डायग्राम भी यहां दिया हुआ है. बताओ आप, तो ये तो आप मेरे को बता ही दोगे. इतना शॉपिंग आप दिन भर करते हो, जब वेले होते हो अमेजॉन, जेबोंग, फ्लिपकार्ट खोल के बैठ जाते हो, शॉपिंग आप करते रहते हो. सो ई कॉमर्स का वर्क फ्लो आपके लिए काफी ईजी है. और मैं बता दूं, ये क्वेश्चन भी 6 नंबर का पूछा गया, तो बोनस तो है ही ना. मैं आपको बता रहा हूं ना, EIS इज वेरी इजी. वो 3 चैप्टर मैं आपको बोला, कंट्रोल्स और 4C वाला, अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो अब बाकी चैप्टर्स में तो टाइम ही नहीं लगता सर. क्या बताओ कैसे शॉपिंग करना है वो सिखाते हैं. चलो सीखते हैं. ई कॉमर्स वर्कफ्लो में सबसे पहला, अरे बा, आपको सर लॉग इन करना पड़ेगा. लॉग इन करना पड़ेगा अमेजॉन पे या फ्लिपकार्ट पे या edulaunch.in पे लॉग इन करो. ठीक है. कस्टमर्स एक्सेस द वेब पोर्टल ऑफ ई कॉमर्स वेंडर थ्रू द डेस्कटॉप, लैपटॉप, टैबलेट या मोबाइल फोन्स एंड प्रोवाइड द लॉग इन इन्फॉर्मेशन एज रिक्वायर्ड. तो लॉग इन करो. पहले लॉग इन किया, उसके बाद आप प्रोडक्ट या सर्विस को सिलेक्ट करते हो, प्रोडक्ट को पसंद करो. तो कस्टमर सिलेक्ट द प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज फ्रॉम द अवेलेबल ऑप्शंस. मतलब पूरा कैटलॉग आपको डिस्प्ले होता है प्रॉपरली और आप उसको सिलेक्ट कर सकते हो. और उसके बाद आप क्या करते हो, ऐड टू कार्ट. प्रोडक्ट सिलेक्ट किया और ऐड टू कार्ट बटन आप प्रेस करते हो. बताओ क्या समझाना है इसमें. ठीक है. ऐड टू कार्ट के बाद आप कूपन है तो वो लगाओगे और फाइनली आप अपना ऑर्डर को प्लेस करोगे. प्लेस ऑर्डर. तो ऑर्डर प्लेस फॉर सिलेक्टेड प्रोडक्ट या सर्विसेज बाय द कस्टमर. दिस इज डन बाय प्रोवाइडिंग इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन. हाँ भैया, कहाँ डिलीवर, बिलिंग एड्रेस, डिलीवरी एड्रेस, ये सब आपको देना पड़ता है. और फिर जाके आप ऑर्डर प्लेस करके फाइनली पेमेंट गेटवे पे करना पड़ता है आपको. तो पे करने के लिए आप पेमेंट गेटवे से कनेक्टेड हो जाते हो. तो 4th स्टेप क्या हो गया, पेमेंट गेटवे.
Here the customer makes a selection of the payment method. आपको डेबिट कार्ड से करना है, क्रेडिट कार्ड से करना है, आपको नेट बैंकिंग से करना है, आपको वॉलेट से पेमेंट करना है, आपको कैश ऑन डिलीवरी मेथड यूज करना है. वी हैव मेनी ऑप्शंस दीज डेज और सब आपको पता है. सो इन केस पेमेंट मेथड्स इज अदर देन कैश ऑन डिलीवरी, द मर्चेंट गेट्स द अपडेट फ्रॉम पेमेंट गेटवे अबाउट पेमेंट रियलाइजेशन फ्रॉम द कस्टमर. तो आप हाथों हाथ पेमेंट कर सकते हो अगर सीओडी नहीं है. सीओडी होने से तो पेमेंट बाद में मिलेगा ना मर्चेंट को, वेंडर को. ठीक है. हाँ, इन केस ऑफ सीओडी ई कॉमर्स वेंडर में डू एन एडिशनल चेक टू वैलिडेट द कस्टमर. ये एक अच्छा पॉइंट है. हालांकि देखो, जब शुरू में अगर आपको याद हो, जबोंग मिंत्रा ये सब आया था तो कोई कैश ऑन डिलीवरी ऑप्शन जब देता था तो दे यूज टू कॉल या दे यूज टू सेंड एन ओटीपी और आपको वो वेरीफाई करना पड़ेगा. क्यों? क्योंकि सर ऐसा हो रहा था कि मैं ऑर्डर प्लेस कर दिया तुम्हारे नाम पे, तुम्हारा एड्रेस दे दिया सीओडी. ठीक है, तुम्हारे घर प्रोडक्ट पहुंचा, तुम बोला मैंने तो ऑर्डर ही नहीं किया. तो अननेसेसरी अमेजॉन या मिंत्रा का लॉजिस्टिक्स लग गया, उस प्रोडक्ट को पैक करने का लग गया पैसा, फिर उसको रिटर्न करने का पैसा. तो अननेसेसरी खर्चा बढ़ा ना कंपनी का. तो कंपनी, ये सारे वेंडर्स क्या करने लग गए, इन लोग बोले कि ठीक है सीओडी करेंगे बट कुछ तो वेरिफिकेशन करना पड़ेगा. शुरुआत में वो आपको कॉल करते थे कि आपने ऑर्डर प्लेस किया क्या. अगर आप हाँ बोलोगे तो उसी के बाद ऑर्डर फर्दर प्रोसेस किया जाता था. फिर वो कैश ऑन डिलीवरी में ओटीपी भेजने लग गए. अब हो सकता है इन दिनों आपके पास कोई कंट्रोल नहीं आता होगा, बिकॉज दे नो दैट यू आर अ जेन्युइन कस्टमर. आपने बहुत परचेजेस कर लिया है, तो अगर सीओडी ऑर्डर भी आता है तो वो ऐसे ही बिना कोई वेरिफिकेशन के प्रोसेस कर देते हैं. टोटली डिपेंड्स फ्रॉम वेबसाइट टू वेबसाइट, हर का अलग अलग अपना सिस्टम है. ठीक है. अच्छा, आपने पेमेंट कर दिया, अब क्या होगा? डिस्पैच होगा, शिपिंग होगा, पता है ना आपको. और जैसे ही आप पेमेंट करते हो, आप बहुत एक्साइटेड हो, आईफोन एक्सेस खरीदा है, तो आप 2-3 बार तो दिन में देख ही लेते हो कहां हमारा डिस्पैच पहुंचा. वो कंसाइनमेंट नंबर, ट्रैकिंग नंबर आपको मिल जाता है कुरियर पार्टनर का, उससे आप ट्रैक कर सकते हो. ठीक है. सो डिस्पैच एंड शिपिंग प्रोसेस, दिस प्रोसेस में बी एग्जीक्यूटेड एट 2 डिफरेंट एंड्स. फर्स्ट, इफ द प्रोडक्ट सर्विस इन्वेंट्री. हाँ, अब ये पॉइंट देखो, ध्यान रखना. मैंने आपको कहा था या तो अमेजॉन जैसे है वो खुद से प्रोडक्ट बेचता है, मतलब डायरेक्टली आप उससे खरीद सकते हो, या हो सकता है उसमें कोई सेलर है और वो आपको बेच रहा है. अब आपने अमेजॉन पे अगर कोई प्रोडक्ट ऑर्डर दिया तो अमेजॉन वाला हो सकता है आपको डायरेक्ट डिस्पैच करे, या फिर वो आपका प्रोडक्ट सेलर के थ्रू आपके पास डायरेक्ट आए. ठीक है. तो यहां पे लिखा हुआ डिस्पैच एंड शिपिंग में लिखा हुआ 2 एंड से ये काम हो सकता है. फर्स्ट, इफ द प्रोडक्ट या सर्विस इन्वेंट्री इज मैनेज बाय ई कॉमर्स वेंडर, अगर अमेजॉन ही मैनेज कर रहा है, वो प्रोडक्ट अमेजॉन के ही वेयर हाउस में रखा गया है, देन द डिस्पैच शैल बी इनिशिएटेड एट द मर्चेंट वेयर हाउस. अभी कहीं हमने पढ़ा था ना ई कॉमर्स वेंडर के रोल में वेयर हाउस ऑपरेशंस. तो अगर वो प्रोडक्ट अमेजॉन के वेयर हाउस में पड़ा है तो अमेजॉन विल टेक केयर ऑफ द डिलीवरी. लेकिन अगर मेनी ई कॉमर्स मर्चेंट्स अलाउ थर्ड पार्टी वेंडर्स टू सेल थ्रू द मर्चेंट वेबसाइट्स, जैसे मैंने आपको कहा ना अमेजॉन पे कई सारे सेलर्स लिस्टेड है, फ्लिपकार्ट में लिस्टेड है, तो उस केस में हो सकता है सेलर आपको प्रोडक्ट डायरेक्टली भेजे. ठीक है. तो याद रखना डिस्पैच में हैपन फ्रॉम 2 एंड्स, अमेजॉन के वेयर हाउस से डायरेक्ट या सेलर्स के थ्रू आपको मिलेगा. ठीक है. अच्छा, उसके बाद हाँ, जैसे डिस्पैच होगा तो आप अपना डिलीवरी ट्रैकिंग कर सकते हो, सीओडी ट्रैकिंग हम कर सकते हैं. ठीक है. तो डिलीवरी स्टाफ ऑफ द मर्चेंट या सेलर डिलीवर द प्रोडक्ट टू द कस्टमर्स एंड कलेक्ट पेमेंट अगर वो सीओडी ट्रांजैक्शन है. ठीक है. बोथ डिलीवरी एंड सीओडी पेमेंट्स आर ट्रैक्ड थ्रू हैंड हेल्ड डिवाइसेस गिवन टू द डिलीवरी स्टाफ. देर इज एन इमीडिएट ऑनलाइन अपडेट ऑफ द डिलीवरी स्टेटस एंड सीओडी कंफर्मेशन. तो आपने ये चीज देखा होगा कि वो बंदा जो आपको प्रोडक्ट डिलीवर करने आता है वो आपसे साइन ले लेता है और साइन वाइन लेता है और आपको जैसे ही प्रोडक्ट देता है तो तुरंत मिंत्रा या जबोंग से आपके पास मैसेज आ जाता है अमेजॉन से, योर प्रोडक्ट हैज बीन डिलीवर्ड. तो बेसिकली दे कंफर्म कि मैंने प्रोडक्ट डिलीवर कर दिया और कैश ले लिया. तो सीओडी और डिलीवरी ट्रैकिंग यहाँ पे है. ठीक है. रियल टाइम पे देखो ना आजकल हो रहा है, जिस दिन वो बंदा आपको सामान देने आपके घर आने वाला होता है तो उस दिन सुबह मैसेज आ जाता है आपका डिलीवरी बॉय इज आउट, वो आज आपका प्रोडक्ट डिलीवर करेगा एंड कीप इतना कैश रेडी, ऐसा मैसेज आता है ना. सो कितना लेवल का ट्रैकिंग आप देखो, फिर आप एक्साइटेड हो जाते हो कि आज हाँ हमारा प्रोडक्ट आने वाला है. वो जैसे ही डिलीवरी वाला एग्जीक्यूटिव आपके पास आता है, ही मेक्स यू साइन समथिंग ऑन सम डिवाइस, या हाथों हाथ वो जैसे प्रोडक्ट डिलीवर करता है वो अपने ऐप में अपडेट कर देता है कि कैश कलेक्टेड, प्रोडक्ट डिलीवर्ड. तो तुरंत आपके पास मैसेज आ जाता है कि थैंक यू फॉर परचेजिंग फ्रॉम अस, योर प्रोडक्ट हैज बीन डिलीवर्ड, ऐसा आता है ना. ठीक है. तो वही पॉइंट है. सो बहुत इजी क्वेश्चन हमारा खत्म होता है. क्वेश्चन क्या है सर, ई कॉमर्स का वर्क फ्लो बताओ. और यही चीज एक डायग्राम में भी है, एग्जाम में डायग्राम बनाने को भी आ गया था. ठीक है. तो कस्टमर है, कस्टमर क्या करता है, वो लॉग इन करेगा,
उसके बाद वो ऑनलाइन ऑर्डर देगा या हो सकता है फोन के थ्रू भी दे, जैसा भी है, ठीक है। ऑनलाइन ऑर्डर किया, पे करेगा आपने कार्ड के थ्रू, उसके बाद वेयर हाउस शिपिंग होगा और उसके बाद प्रोडक्ट को शेड्यूल शिपिंग करके कस्टमर को भेज दिया जाएगा। ये ई कॉमर्स का वर्क फ्लो का डायग्राम है। क्लियर है? चलो एक बार मुझे फिर बता दो वर्क फ्लो में क्या क्या आएगा। अब वर्क फ्लो में तो जो स्टेप्स आपको सीक्वेंस में लिखने पड़ेंगे ना, तो पहले कस्टमर लॉग इन करेगा, फिर वो प्रोडक्ट को सिलेक्ट करेगा और कार्ट में ऐड करेगा, सिलेक्ट करने के बाद ऑर्डर प्लेस करेगा, ऑर्डर जैसे ही प्लेस कर रहा होगा तो उसको पेमेंट करना होगा, तो पेमेंट गेटवे से कनेक्टेड हो जाएगा। जैसे ही पेमेंट कंफर्मेशन हो गया तो यहां से गुड्स को क्या किया जाएगा, डिस्पैच और शिपिंग का प्रोसेस इनिशिएट हो जाएगा। फिर डिलीवरी आप ट्रैकिंग कर सकते हो और कैश आपको सीओडी वाला ट्रैकिंग भी कंपनियां कर सकती है कि कस्टमर ने पैसे दे दिया या नहीं, तो रियल टाइम पे सारा अपडेट्स हो जाता है। 6 पॉइंट ध्यान रखना, ठीक है। चलो इसका भी एक बार हम प्रैक्टिस पीछे क्वेश्चंस देख लेते हैं, हमने हमारे पास क्या क्या क्वेश्चंस अवेलेबल है। और बताओ इससे इजी क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। चैप्टर ही नहीं है इस सब्जेक्ट में, बहुत ही इजी चैप्टर, फटाफट से हम देखते हैं। हाँ चलो, एक्सप्लेन द रोल ऑफ वेंडर आया नहीं है बट मैंने आपको बोला ना आ सकता है, तो रोल ऑफ वेंडर में सर 10 पॉइंट हमने पढ़ा, सप्लाई मैनेजमेंट, वेयर हाउस मैनेजमेंट, प्रोडक्ट कैटलॉग, वो आपको ध्यान रखना, ठीक है। ये देखो क्वेश्चन एग्जाम का, ड्रॉ वर्क फ्लो डायग्राम फॉर ई कॉमर्स एंड डिस्क्राइब वेरियस स्टेप्स, जो अभी हमने किया 6 स्टेप आपको डायग्राम को भी बना के करना है। तो सर हमारा इतना पोर्शन अभी तक ई कॉमर्स में कंप्लीट हो गया, बड़ा ही बेसिक हमने कंसेप्ट्स पढ़ा। अब हम थोड़ा सा टेक्निकल चीजों में आ जाते हैं कि ई कॉमर्स का आर्किटेक्चर ये सब कैसा होता है, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म बनता है तो क्या हमारे को आर्किटेक्चर ये सब रखना है, वो हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है। चलिए ये रहा आर्किटेक्चर पे, तो ई कॉमर्स वर्क फ्लो डायग्राम याद रख लेना। उसके बाद जो हम टॉपिक पे आ रहे हैं वो है नेटवर्क आर्किटेक्चर फॉर ई कॉमर्स।